नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज देख रहे थे और यूपी आरओ को लेकर टेस्ट सीरीज देख रहे थे। और ये जो हम लोग अभी टेस्ट सीरीज देख रहे हैं ये आपका DIA से देख रहे हैं। और इसमें यदि बात करें तो टोटल आपका 10 टेस्ट है। और 10 टेस्ट में आपका 5 हिंदी से रिलेटेड टेस्ट है और 5 जो है आपका GS यानी जनरल स्टडी से। जनरल स्टडी आपको पता ही है 140 नंबर का और हिंदी आपका 60 नंबर का। तो हिंदी में हम लोग जो है 2 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और GS में आपका हम लोग जो है 3 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 5 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज टेस्ट नंबर 6 होगा ये। और आज जो हम लोग टेस्ट देखने जा रहे हैं ये GS का टेस्ट देखने जा रहे हैं, ये 140 प्रश्न का। इसके बाद फिर हिंदी का टेस्ट करेंगे। हम पूरा टेस्ट आपको जो है 10 टेस्ट कंप्लीट करेंगे। तो आज इसका जो है वैसे तो GS में जो है इसका टेस्ट नंबर 4 है। ठीक है। और हिंदी को लेकर देखेंगे तो मैं पहले ही बता दिया, हिंदी को लेकर 5 टेस्ट और GS को लेके आपको 5 टेस्ट। अच्छा, इस टेस्ट में अगर ध्यान देंगे तो ये फुल लेंथ का आपका टेस्ट है। ठीक है। और इसमें यदि ध्यान देंगे तो करंट अफेयर जो है आपका अप्रैल 2023 का कवर किया गया। तो हर एक एक टेस्ट में जो है एक एक महीने का करंट अफेयर कवर किया गया। बाकी आने वाले समय में जो भी बेहतरीन जो है टेस्ट होगा हम आपके लिए करेंगे। आर के लिए जो बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस आपके लिए करा सकते हैं वो हम काम करेंगे ताकि आप एग्जामिनेशन में जो है सफल हो पाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि आर का आपका फॉर्म भी आ चुका है। तो आज से ही आपका फॉर्म फिलअप होगा 9 से। अभी ये मैं सुबह में ये बना रहा हूँ आपके लिए लेक्चर, थोड़ा सा आज डिले हो गया कुछ इसी कारण से। बाकी आप लेक्चर अभी अपलोड होगा आपका। तो फॉर्म वगैरह आ चुका है। 400+ यहाँ पे पोस्ट है, 411 आई थिंक जो है इसी करीब जो है पोस्ट इसका निकला है। तो अच्छा खासा वैकेंसी, अगर अच्छा तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं, सही जो है डायरेक्शन में अगर आगे बढ़ते हुए अपना काम करते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, तो जो लोग टेस्ट नहीं देखे हैं जाके देख लेंगे, प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे, यूपी आर करके है, उसमें आपको ये जो है टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा भी GS वर्ल्ड से 5-6 टेस्ट, लेकिन वो टेस्ट थोड़ा सा पुराना हो गया। और उसके अलावा जो है PCS मंत्रा, उसे भी 6-7 टेस्ट, यानी लोग ओवरऑल मान के देखे तो 12-13 टेस्ट पहले। और अभी ओवरऑल 15-16 टेस्ट हो चुका है। बाकी जो जितना भी बेस्ट बेहतरीन टेस्ट सीरीज होगा सब हम आपके लिए यहाँ पे करेंगे। तो आप लोग चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। बाकी जहाँ तक PDF की बात रही, एक PDF तो GS का आपका अपलोड कर दिया गया। बाकी मैं देखूंगा तो 1-2 PDF और आपको आज कोशिश करूंगा आज अपलोड कर दूं। ठीक है। और बाकी थोड़े दिन में आपको सारा PDF मिल जाएगा, थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के रखेंगे। ठीक। चलिए, तो एक एक प्रश्न को करेंगे। जैसे मैं बताया कि टेस्ट सीरीज करें तो बिल्कुल तरीके से करें। ठीक है। तो मेरे साथ पैरेलली आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, मैं टाइम दूंगा। ठीक है। और आप यदि आपके पास OMR शीट है तो OMR शीट ले, नहीं तो 1 से लेके 140 तक नंबरिंग कर ले और एक एक क्वेश्चन को करें। अगर आता है तो बहुत अच्छा, आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं आता है तो इसको सीख लेंगे। ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, ये आपको हिस्ट्री से यहाँ पे दिया गया है। और हिस्ट्री तो पूछा ही जाता है, उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री आपका पूछा जाता है अच्छे तरीके से। अच्छा, आप लोग को रिवीजन करना होगा तो आप लोग लाइव सेक्शन में जाके और रिवीजन कर सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको जो भी आपके काम का वीडियो, जैसे यूपी स्पेशल आपको पढ़ना है तो मैप के माध्यम से बताया गया, और सब जाके आप देख सकते हैं। कथन और कारण दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, कार्टेज अर्मेडा काफिला व्यवस्था हिंद महासागर में फ्रांसीसियों के द्वारा लागू की गई थी। पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इस व्यवस्था का उद्देश्य हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करना और उस पर कर लगाना था। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको दिख सकता है। ठीक है। चलिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। कार्टेज अर्मिडा काफिला पत्ती जो है फ्रांसीसियों के द्वारा नहीं, आप सभी को पता है कि पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक। दूसरा, ये बात सही है कि ये व्यवस्था लाने के पीछे वजह क्या था। तो व्यापार पे क्या करना, हिंद महासागर के क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित करना। तो ऐसे में आप लोग आंसर कर लिए होंगे। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ए गलत है पर आर आपका सही है। ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं हम लोग। मराठा प्रशासन में निम्नलिखित में से किस से कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठा के आक्रमण और लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आंसर करें इसका। ठीक है। देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, चौथ। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था आपका कि मराठा प्रशासन में किस कर के बदले पड़ोसी राज्य को मराठा के आक्रमण और लूटपाट से बचने का आश्वासन, तो ये चौथ ही कर था। ठीक है। तो मराठा प्रशासन में चौथ कर के बदले पड़ोसी राज्य के मराठों पर आक्रमण और लूटपाट से बचने का आश्वासन जो हो जाता था। चौथ जो है विजित राज्यों के क्षेत्र में उपज का 1/4 आपको लगाया जाता था। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, जूम इन कर लेते हैं, आपको दिख जाए। ये पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से मोहम्मद शाह प्रथम
यानी रंगीला के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनके बारे में सही नहीं है, ये आपको बताना है। इसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व था। ये मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। इसके शासनकाल में ही नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था और इसने अंग्रेज को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। यहाँ पे बताना था कौन गलत है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी ही बन जाएगा। ठीक है, देखिए बात करें अगर मोहम्मद शाह प्रथम, तो इनका कार्यकाल जो है 1719 से लेके और 48 तक रहा था। ठीक है, और हिजड़ों और महिलाओं का एक प्रभुत्व इनके समय में जो है हो गया था, ये बात सही है। मयूर सिंहासन जो आपको शाहजहां के द्वारा जो है उस समय बनवाया गया था, इस पे बैठने वाले अंतिम मुगल बादशाह थे। नादिर शाह का हमला भी इनके समय हुआ था, काफी लूटपाट मचा के यहाँ से गए थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे नादिर शाह का हमला भारत पे कब हुआ था। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। बाकी जहाँ तक बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की बात है, ये इनके समय जो है नहीं था, ये जो है फर्रुखसर के समय हमको देखने को मिलता है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे सुगौली की संधि के संबंध में बताइए किस युद्ध से था सुगौली का संधि। बहुत ही आसान से प्रश्न, आंसर करें। जो लोग हिस्ट्री थोड़ा सा अच्छे से पढ़े होंगे सारा आंसर कर रहे होंगे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंग्ल नेपाल युद्ध। ठीक है, ये आपको हेस्टिंग्स के कार्यकाल में जो है सुगौली का संधि हुआ था। और हेस्टिंग का कार्यकाल आप सभी को पता है कि हेस्टिंग का कार्यकाल था 1813 से 23। अब ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए सुगौली की संधि के समय कौन गवर्नर जनरल था, आप बताएंगे कि हेस्टिंग्स था। ठीक है, तो थोड़ा पेरीमीटर में काम करने की जरूरत है। और बाकी ऐसे टेस्ट सीरीज कराया जाए, आंसर बता के निकल जाया जाए तो बिल्कुल 1 घंटे में जो है निपट जाएगा, बट काम का नहीं रहेगा। अच्छा, आंग्ल नेपाल युद्ध कब होता है, दूसरा प्रश्न ये बनता है, तो 1814 से 16 तक। ठीक है, और 16 में ही क्या होता है आपका सुगौली का संधि होता है 1816 में, अंग्रेज और नेपाल के बीच। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित संस्थानों की स्थापना का सही क्रम के हिसाब से बताइए कि कौन सा इसमें सही है। इसमें आपको तो ईयर पता होना चाहिए, आप लोग आंसर करें इसका। देखिए प्रार्थना समाज है, तत्वबोधनी है, परमहंस ब्रह्म। अब ये भी आपको पता हो कि इनमें सबसे पुराना कौन है, नया कौन है, थोड़ा सा आप जो है ऑप्शन जो है ट्राई कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर करते हैं। तो प्रार्थना समाज जो है आपको ये 1867 में, ठीक, और ये बम्बई में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तत्वबोधनी सभा की बात करेंगे, ये आपका 1839 में। ठीक है, और ये संस्था जो है आपको कलकत्ता में काम कर रही थी देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में। नेक्स्ट है परमहंस मंडली, तो ये जो है 1800 आपका 49 में, और ये जो संस्था है आपका बम्बई में काम कर रही थी आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में। लास्ट बचा यहाँ पे ब्रह्म समाज, तो आप सभी को पता है ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में कलकत्ता में। ठीक है, 1828। ठीक है, कहीं कहीं आपको 1829 भी देखने को मिलता है, 1828 को ही ध्यान में रखेंगे। तो बस यहाँ पे देखिए कि सबसे बाद में कौन है इसमें, तो सबसे बाद में तो अपने को दिख रहा है प्रार्थना समाज, यानी एक सबसे बाद में दिख रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ऑप्शन ए को ही एलिमिनेट कर पा रहे हैं, यहाँ पे सारा में ही एक लास्ट में दिख रहा है। ठीक है, और 1867 से पहले देखेंगे तो 1849 है, यानी 3 है। ठीक है, तो 3 ये दिख गया, ऑप्शन अपना क्लियर हो गया कि बी ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे कभी असत्य भी पूछा जा सकता है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। वंदे मातरम गीत जो है आनंद मठ से ही लिया गया है। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे। ठीक है, और देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी ही बनेगा। जो लोग डी किए हैं बिल्कुल सही है। तो आनंद मठ उपन्यास में देखेंगे तो कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, और ये जो वंदे मातरम गीत आप सुनते हैं ये आनंद मठ से ही है, और इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वायसराय में से कौन सा एक साहित्यकार एक कवि भी था जो अपनी रचनाएं ओवेन मेरिडथ के नाम से लिखता था। ठीक है, ये रिपीटेड प्रश्न है, पीवाईक्यू में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग आंसर जो है कर लिए होंगे। सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन एक साहित्यकार और एक कवि भी था, और अपनी रचनाएं जो है ओवेन मेरिडेथ के नाम से लिखा करता था वो। ठीक है, जहां तक बात करें तो वायसराय जो है 1867 से 80 तक, 1867 से 80 तक ये वायसराय रहा था। और
बात करें इसका, तो इनके समय जो है एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, तो इस बात को भी याद रखेंगे। लिटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था और रिपन के समय फिर इसको समाप्त किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित क्रांतिकारी संगठनों में से किस एक का स्थापना विदेश में हुई थी? अब इन ये सब सारी क्रांतिकारी जो है संगठन है, जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है, इंडिया होम रूल सोसाइटी है, यूनाइटेड इंडिया हाउस है, उपरोक्त सभी। ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन डी ही बनेगा। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है ये आपको 1942 में बना था। ठीक है, और ये कहाँ पे बना था? तो आपको जापान में। बात करें अगर इंडिया होम रूल सोसाइटी की, तो ये आपको इंग्लैंड में बना था 1905 में। ठीक है, कहाँ पे? इंग्लैंड में। और नेक्स्ट देखेंगे तो यूनाइटेड इंडिया हाउस, यूनाइटेड इंडिया हाउस जो है 1960 में बना था आपको, और ये कहाँ बना था आपको? तो सिएटल यूएसए में बना था। और बाकी तो इसमें है कुछ नहीं, ये बात आपसे पूछा गया था। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था? बिहार में आदिवासियों का उन्नयन करना, गुजरात में मंदिरों के प्रवेश हेतु आंदोलन करना, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाना, या पंजाब में एक नया जो है किसान आंदोलन चलाना। आप लोग आंसर कर लिए होंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाना ही सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था। सत्यशोधक समाज कब स्थापित किया गया था? 1873 में। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापित किया गया था। उद्देश्य यही था कि जाति विरोधी आंदोलन को चलाना। ठीक है, जो जाति विरोधी कुरीतियां व्याप्त है समाज में उसको समाप्त करना। अगला प्रश्न देखिए, एक वर्ष में स्वराज का नारा महात्मा गांधी के द्वारा किस आंदोलन के द्वारा दिया गया था? एक वर्ष में हम लोग क्या करेंगे? स्वराज की प्राप्ति करेंगे। असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा है, भारत छोड़ो है, या दिल्ली चलो है? दिल्ली चलो आंदोलन तो ये तीन का था नहीं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आप लोग कर लिए होंगे। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। आपको पता है 1922 में चौरी चौरा घटना के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन के कारण ही उसी दौरान जो है स्वराज का नारा दिया गया था कि एक वर्ष में टारगेट किया गया था कि हम लोग स्वराज प्राप्ति करेंगे। अगला देखें, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए जूम इन कर देते हैं ताकि आपको ऑप्शन दिख जाए और बताना है इसमें से उपरोक्त में से कौन सा सही है। अशोक के समय मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 5 थी। मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बौद्ध शाक्य भी कहा है। अच्छा प्रश्न है, आंसर करें इसका। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे देखेंगे तो अशोक के समय मौर्य काल 5 प्रांत में ही बटा था। ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। ये भी सही है और दूसरा भी स्टेटमेंट यहाँ पे आपका सही है, तो एक दो दोनों सही हो जाएगा। मास्की का जो लघु शिलालेख है उसमें अशोक को स्वयं को बौद्ध शाक्य बताया गया। अब देखिए 5 प्रांत थे, तो 5 प्रांत कौन थे उस समय? तो एक आपको प्राच्य या प्राची पूर्व प्रांत बोला जाता था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। एक कलिंग था जिसकी राजधानी तोसली थी। अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी। और एक आपका उदिरच यानी उत्तरापंथ बोलते थे, तक्षशिला और दक्षिणापंथ। तो एक उत्तरापंथ हो गया, एक दक्षिणापंथ हो गया, एक अवंती, एक कलिंग और एक प्राची। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये कथन और कारण दिया गया है और बताना है इसमें आपको कौन सा सही है। चलिए इसको हम जूम इन कर दिए, अब आप सबको ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, सरस्वती जो है ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। सरस्वती नदी का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख किया गया है, बताना है कौन सा इसमें सही है। ठीक है, आंसर करें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए तो पहला ऑप्शन तो सही होगा बिल्कुल, कि देखिए कथन सही है कि सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। ठीक है, सरस्वती नदी को जो है मातेत्मा, देवोत्मा, नदीत्मा के नाम से जानते थे, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा है कि ऋग्वेद में मात्र जो है 3 बार उल्लेख है, नहीं इसका अनेकों बार उल्लेख है। जो है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो है आपको उल्लेख इसका देखने को मिलेगा, तो ऐसे में तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जहां तक बात है तो सिंधु नदी का भी काफी बार उल्लेख मिला है आपको ऋग्वेद में। गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिला है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार। ठीक है, चलिए सब इफेक्ट याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको है, प्रसिद्ध बौद्ध लेखक है हरिभद्र किस एक शासक के राज्यसभा में निवास करते थे? हरिभद्र, धर्मपाल, विजयसेन, या मूलराज प्रथम, या मिहिर भोज? देखिए आपको कोई प्रश्न आता है बड़ी अच्छी बात है, नहीं आता है परेशान होने की बात नहीं, एक्सप्लेनेशन सुन ले और इसको तैयार कर लें।
इसका आप आंसर आप लोग कर लिएंगे, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए धर्मपाल। बंगाल के पाल वंश के संस्थापक थे आपको गोपाल, आपको पता ही है। और इसी वंश में आगे देखेंगे तो आपको थे धर्मपाल। ठीक है, तो धर्मपाल इसी में आपको देखने को मिलेंगे। और विक्रमशिला हो गया आपका, सोनपुर बिहार हो गया। ठीक है, ये सब स्थापना हुआ धर्मपाल के द्वारा है, ध्यान रखेंगे। तो धर्मपाल के द्वारा आपका विक्रमशिला और सोनपुर बिहार ये इसी के द्वारा स्थापित हुआ। बाकी जो है हरिभद्र जो है धर्मपाल के सभा में ही रहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। ठीक है, 750 से 770 तक। अगला देखें, अगला प्रश्न है आपको प्रश्न संख्या 14। सल्तनत कालीन निम्नलिखित करों में से कौन सा एक गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर था? ठीक है, गैर मुस्लिम से पूछा गया है। जजिया है, खराज है, खुम्स है या जकात है? ठीक है, देखिए तो आप आंसर इसका कर लिए होंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? ऑप्शन बी खराज। ठीक है, देखिए जजिया जो है यहाँ पे गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर था, लेकिन यहाँ पे गैर मुस्लिम कृषक पूछा था आपसे। ठीक है, तो गैर मुस्लिम कृषक से जो लिया जाने वाला कर था उसे खराज बोलते थे, ध्यान रखेंगे इसको। अगर पूछा जाता आपसे कि गैर मुस्लिम से बताएं कि कौन सा लिया जाने वाला कर था, तब आप जजिया बताते। ठीक है, खुम्स क्या था? युद्ध से जो लूटपाट का धन प्राप्ति किया जाता था वो था। ठीक है, बाकी यहाँ पे जकात बचा हुआ। तो जकात क्या था? मुस्लिम से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था, इसको हम लोग जकात बोलते थे। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 15। ये आधुनिक भारतीय इतिहास के निम्न घटनाओं में पहले के बाद के क्रम में सही जो है कालक्रम लगाना है, यानी सीक्वेंस में जो है आपको लगाना है। ये देखिए यहाँ पे बेबल योजना है, क्रिप्स मिशन है, अगस्त प्रस्ताव है, नेहरू रिपोर्ट है। ऐसे प्रश्न को क्या कर सकते हैं? साइड में लिख के, चाहे कहीं भी आप एक बार लिख के बना सकते हैं। ठीक है, सही क्रम बताना है। चलिए आंसर कीजिए आप लोग इसका। सही आंसर आप लोग कर लिए होंगे। ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा आपका? सी ही बनेगा। देखिए नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में आता है, सभी को पता है 1928 में। अगस्त प्रस्ताव की बात करेंगे तो ये 1940 हो जाएगा। क्रिप्स मिशन आप सभी को याद ही होगा 1900 जो है 42, और इसी के बदले यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन होता है। लास्ट में बेबल प्लान आपका आता है 1945 में। ठीक है, तो ऐसे भी आपको याद होगा कि बेबल प्लान तो इन सब में लास्ट ही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 16। विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के किस पर्व में गीता का उल्लेख है? तो विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य है महाभारत, पर्व में गीता का उल्लेख है विराट पर्व में, भीष्म पर्व में, शांति है या अनुशासन पर्व? आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर इसका क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी भीष्म पर्व। महाभारत के भीष्म पर्व में गीता का उल्लेख किया गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें गलत ढूंढना है आपको। एक मुगल कालीन पद है और एक कार्य है। देखिए यहाँ पे खुफिया नवीस है, गुप्तचर लेखक को बोलते थे। वकिया नवीस सूचना अधिकारी, मीरे बर वन अधीक्षक, मुशरिफ समाचार लेखक। इसमें बताना है कौन गलत है। चलिए आप आंसर कर लिए होंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये समाचार लेखक नहीं होता था, सह जो है लेखाकार होता था। ठीक है, समाचार लेखक को शाओनिह निगार बोलते थे। ठीक है, याद कर लेंगे इसको भी। ठीक है, शाओनिह जो है निगार। बाकी सब सही है। खुफिया नवीस जो है ये गुप्तचर विभाग होता था आपका, गुप्त पत्र लेखन का काम करता था। वकिया नवीस सूचना अधिकारी होता था। मीरेवर वन जो है अधीक्षक होता था। तो प्रश्न आया मुशर्रिफ तो सहलेखाकार होता था वो। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को पराजित करके आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? बिलग्राम, चौसा, चंदेरी या घाघरा? एलिमिनेट करके भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग जो है आंसर कर लिए होंगे। देखिए ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा, बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, शेर खां और हुमायूं के बीच होता है और आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया जाता है शेर खां के द्वारा। आखिर ये युद्ध कब होता है? तो आपको 17 मई 1540 को। ठीक है, चौसा युद्ध आपको पता ही है। ठीक है, चौसा युद्ध कब होता है? तो 1539 में। ठीक है, चौसा युद्ध किन के बीच होता है? ये भी आपको शेर खां और हुमायूं के बीच ही होता है, इसमें भी हुमायूं पराजित हो जाते हैं। बाकी घाघरा युद्ध आपको पता होगा, ये इसमें हुमायूं इन्वॉल्व नहीं है, अफगान और बाबर के मध्य लड़ा जाता है। और चंदेरी का युद्ध ये जो है मेदिनी राय और बाबर के मध्य 1528 में लड़ा जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक सूफी विचारधारा से संबंधित शब्द है? ठीक, सूफी विचारधारा से संबंधित मुरीद, खानकाह,
वासरा या उपरोक्त सभी। देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डी बन जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, मुरीद, खानकाह, बासरा, ये सारा जो है सूफी विचारधारा से संबंधित है। मुरीद किसको बोलते थे, तो सूफी विचारधारा के तहत जो लोग सूफी के शिष्यता ग्रहण करते थे उनको मुरीद कहा जाता था, जो लोग सूफी के शिष्य बन जाते थे। यहाँ पे नेक्स्ट आपका खानकाह, सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उसे खानकाह बोलते थे, जहाँ सूफी लोग निवास करते थे। और नेक्स्ट है आपका वासरा। ठीक है, ये वासरा या इसको वेसरा भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ये जो है सूफियों के धर्म एक संघ था, सूफियों का धर्म संघ को वासरा बोलते थे। ये सब इसी से रिलेटेड सब था। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 20। तो अच्छा अच्छा प्रश्न का कलेक्शन किया गया है। अच्छा, कोई एक कमेंट किया था कि यूपीएससी लेवल का प्रश्न है, ठीक है, टेस्ट सीरीज नंबर 3 में। तो देखिए यूपीएससी लेवल का प्रश्न नहीं है, आपको देखना है तो यूपीएससी का प्रश्न डला हुआ है इसी चैनल पे, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसे आप जाके एक बार देख लेंगे। तो अब आजकल सारे एग्जाम में अच्छे अच्छे प्रश्न बनाए जा रहे हैं, तो कुछ अच्छे प्रश्न का कलेक्शन भी है, बाकी समान ही प्रश्न है। ठीक है, जैसे आपके आर में पूछा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित पल्लव शासक में से कौन जो है कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पे है। इसमें अंतिम स्थान पे परमेश्वरम ब्रह्म प्रथम है, नरसिंह वर्मन प्रथम है, नंदी वर्मन या महेंद्र। पल्लव शासक में अंतिम स्थान पे पूछा गया। देखिए तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए पल्लव शासक में सबसे पहले आपको महेंद्र वर्मन प्रथम आ जाएंगे। ठीक है, 600 से 630 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद नरसिंह वर्मन आ जाएंगे प्रथम, 630 से लेके 667 तक। अब 667 तक हो गया, कहानी आगे बढ़ेगी। फिर आपका परमेश्वर वर्मन आ जाएंगे 670 से लगभग 700, और उसके बाद नंदी वर्मन सबसे लास्ट में 731 से लेके 796 तक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इसमें गलत कौन है। फैराजी आंदोलन 1819 में, तैनी आंदोलन 1890 में, अलीगढ़ का आंदोलन 1875 में, अहमदिया आंदोलन 1889 से 90 तक। इनमें कौन सही होगा ये बताना है। देखिए तो यहाँ पे क्या बताना है, कौन सा सही नहीं है। आप लोग आंसर कर लिए होंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, तयूनी आंदोलन। ये 1890 नहीं, 1800 आपको 39 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, ढाका में हुआ था, करामत अली के नेतृत्व में। ये भी बात ध्यान रखेंगे, ढाका में करामत अली के नेतृत्व में। जबकि बात करेंगे फराजी आंदोलन का, तो ये 1819 में हुआ था, कहाँ पे, फरीदपुर बंगाल में, हाजी सरेतुल्ला और दादू मियाँ के नेतृत्व में फराजी आंदोलन हुआ था। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन की बात करेंगे तो बिल्कुल ही सही है, 1875 जो है डेट है, अलीगढ़ में ही हुआ था, सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में। और लास्ट बचा अहमदिया आंदोलन, 1889 से 90 में ही देखने को मिला था, कहाँ पे, फरीदकोट में। किसके नेतृत्व में, तो ये गुलाम अहमद के नेतृत्व में। अब क्वेश्चन तो ये भी आपसे पूछा जा सकता था, बताइए अहमदिया आंदोलन किनके नेतृत्व में हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन बताइए, आप सर सैयद अहमद खां बताते। ताइनू आंदोलन बताइए, आप करामत अली बताते। तो ये भी सब बात जो है ये ध्यान रखेंगे। कुषाण वंश के किस शासक के सिक्कों पे शिव, अश्कन तथा विष्णु आदि की आकृतियों का उत्तीर्ण मिलता है। ठीक है, शिव का भी, विष्णु का आपको बताना है। कुषाण वंश के एक कनिष्क है, हुबिस्क है, कुजुल, कटपिशीस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप लोग आंसर कर लेंगे, सही ऑप्शन हुबिस्क हो जाएगा यहाँ पे। कुषाण वंश के संस्थापक जो कौन थे, तो कुजुल कटपिशीस थे। ये बात ध्यान रखेंगे। और सबसे प्रतापी शासक इस वंश के तो कनिष्क ही हुए थे। ठीक है, बहुत लोग कनिष्क भी आंसर किए होंगे, लेकिन कुषाण वंश का शासक था हुबिस्क। और इसी के सिक्के पे शिव, स्कंद और विष्णु का आकृति देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक के दौरान पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को किस नाम से जानते थे। ठीक है, देखिए प्रशासन वगैरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दंडपाशिक है, महादंडनायक है, महाबलाधिकृत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग आंसर कर लिए होंगे, पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को दंडपाशिक ही बोलते थे। ठीक है, बाकी यहाँ पे महादंडनायक किसको बोला जाता था, तो ये न्यायाधीश को बोला जाता था। ठीक है, याद रखेंगे, जो आपका न्यायाधीश को बोला जाता था आपको महाबलाकृत किसको बोला जाता था, ये सेनापति को बोला जाता था। ये भी टर्म ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेनापति को ये आपको बोला जाता था। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए, बताइए महाबलाकृत किसको, तो सेनापति को। जो लोग जानते हैं बहुत अच्छा बात है, जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं लेक्चर इस तरीके से बनाता हूँ ताकि जो लोग नहीं जानते हैं वो भी बहुत कुछ सीख के जाएं इससे। देखिए टेस्ट नंबर, ये टेस्ट नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। ये कथन और कारण दिया गया है और इसमें बताना है आपको कौन सा सही है। जहाँ तक ऑप्शन की बात है तो बस सेम फॉर्मेट में ही है,
ए आर सही है, आर ए का सही एक्सप्लेनेशन करता है। लेकिन आप लोग एग्जामिनेशन में मैं बार बार बोलता हूँ ध्यान देंगे, हो सकता है ए ऑप्शन को सी में डाल दे। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे, इस टेस्ट सीरीज में ऑप्शन आपका ऐसे ही है। तो पहला यहाँ पे दिया है कि अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, ये अपनी धुरी पे अधिक झुका हुआ है। इसमें बताना है कि कौन सा सही है। देखिए बात हो रही है अरुण ग्रह की, ठीक है, तो लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ये तो बात बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। और अपने धुरी पर अधिक झुका है इसीलिए ऐसा कहते हैं, अपने एक्सिस पे ज़्यादा झुकाव है। ठीक है, तो दोनों ही सही है, तो ऑप्शन तो ये हो जाएगा, ए आर सही है। देखिए यहाँ पे आर ए का सही व्याख्या करता है, आखिर क्यों व्याख्या करता है, ये अपनी धुरी पर अधिक झुका है इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, लेटा हुआ ग्रह बोल रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी पता ही है आपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री ये भी झुकी हुई है। ठीक है, तो ये अधिक झुका हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अरुण के बारे में, अरुण का खोज जो है कौन किया था, तो विलियम हर्सेल किए थे। बात ध्यान रखेंगे, विलियम हर्सेल इसकी खोज किए थे, अरुण की खोज। और सौरमंडल में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह यही है। ठीक है, अपने अक्ष पे ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पे कैसे घूमती है आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, जिनको भी पता है आप लोग कमेंट, एक बस आपका 20 सेकंड लगेगा, इससे जो है थोड़ा सा क्या होगा, आपका रिकॉल भी होगा और आपको अच्छा लगेगा यदि आपका आंसर सही होता है तो। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण नहीं है। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा जो है उष्णकटिबंधीय घास का, अब थोड़ा हम लोग ज्योग्राफी का प्रश्न देख रहे हैं। पंपास है, लानोस है, पार्कलैंड है या सिलवास है। देखिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, आप लोग आंसर इसका कर लिए होंगे, सही आंसर इसका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, पंपास घास का मैदान। ठीक है, पंपास घास का थोड़ा हो सकता है कि नॉइज गया हो थोड़ा देर पहले, तो इसको इग्नोर करेंगे, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि नॉइज फ्री ही आपको मिले, अच्छे क्वालिटी में मिले लेक्चर। तो पंपास घास का मैदान जो है क्या हो गया आपका, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। तब प्रश्न आता है कि आखिर ये जो है इसमें लानोस जो लिखा हुआ है, ये वेनेजुएला में, आपका सिलवास जो है ये अमेजन बेसिन में, और यहाँ पे पार्कलैंड जो है आपको अफ्रीका में, ये सारा उष्णकटिबंधीय है। पंपास जो है ब्राजील में पड़ता है और ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जबकि लानोस, सिलवास और पार्कलैंड कैसा है, उष्णकटिबंधीय है। अब ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ देता है मैच करने का, एक तरफ पंपास दे देगा, बताइए पंपास जो है कहाँ पे, तो पंपास आप ब्राजील में टिक करते, लानोस अगर पूछा जाए वेनेजुएला टिक करते आप, सिलवास पूछा जाता आपसे अमेजन बेसिन, पार्कलेट पूछा जाता अफ्रीका। अगला प्रश्न है आपका, मुलाग मेघ जिन्हें मदर ऑफ पल जो है क्लाउड्स कहा जाता है, वायुमंडल के किस संरचना में पाया जाता है, मुलाग मेघ यानी मदर ऑफ पल क्लाउड। ठीक है, आप लोग आंसर करें इसका, क्षोभ मंडल में, समताप, आयन मंडल, बाह्य मंडल, आप लोग आंसर कर लिए होंगे, सही ऑप्शन ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, यहाँ पे ये मुलाब मंडल है, ये नहीं होगा, यहाँ पे ये समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, करेक्ट कर लेंगे, ये समताप मंडल में, देखिए 12 से जो है 50 किलोमीटर के ऊंचाई के बीच में देखने को मिलता है। तो मुलाब मेघ जैसे पूछा जाएगा, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स, तो आप क्या करेंगे, सप्ताप मंडल टिक कर देंगे। और इस बादल को जो है नेक्रियस क्लाउड्स भी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये आपको स्टेटोस्फेयर में पड़ता है। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे कि इसमें समताप मंडल में पड़ता है। और मुलाब मेघ को जो है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, ठीक है, इसको हम लोग इस नाम से जानते हैं। साथ साथ ये भी बात याद रखेंगे कि इनको जो है नेक्रेस क्लाउड्स के नाम से भी जानते हैं। अगले देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा असत्य है। देखिए अब यहाँ असत्य पूछा गया है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है। टिटिकाटा झील बोलीविया और पेरू के सीमा पर स्थित है। फिनलैंड को झीलों का वाटिका कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, गलत बताना है आपको। तो मिशिगन तो आपको यूएसए में ही है। ठीक है, तो बात सही निकल गया। टीटीकाका झील जो है बोलीविया और पेरू के सीमा पर भी है, ये भी सही है। फिनलैंड जो है झीलों का वाटिका, तो यहाँ पे सारा ही सही है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, आपको गलत तो कोई है ही नहीं। ठीक है, झीलों का वाटिका किसको बोलते हैं, तो ये आपको बोलते हैं फिनलैंड को। फिनलैंड में लगभग देखिएगा, तो आप 1,68,000 जो है 68,000 झील यहाँ पे फिनलैंड में देखने को मिलेगा। 1,68,000 झील आपको फिनलैंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी गरजती चलीसा हवाओं के मार्ग में पड़ती है। गरजती चलीसा जो हवा बहता है उसी के मार्ग पे पड़ती है, ये पूछा गया है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड है, कैनबरा है, पोर्ट लुइस मॉरिशस है, बर्जिलिया ब्राजील है। आप आंसर कर लिए होंगे, ये फैक्चुअल सा प्रश्न था।
सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उपोष्ण उच्च जो है वायुदाब कटिबंधीय आप देखेंगे तो विषुवत निम्न दाब दोनों गोलार्ध में जो है निम्नतम होकर बहता है, ये निरंतर बहते रहता है। और ये पूछा ही गया था आपसे कि गरजती चालीसा हवा, ठीक है, तो ये जो है वेलिंगटन न्यूजीलैंड से होकर गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य के प्रकाश में परिवर्तित करता है? सूर्य के प्रकाश को सबसे कम रिफ्लेक्ट कौन करता है? गहरे महासागर, रेतीले प्रवाल या हिमटोपिया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आंसर करें। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गहरे महासागर। सबसे जो है यहाँ पे पूछा गया था कम परिवर्तन, रिफ्लेक्शन। अब सूर्य से जो है जो भी आपके पास रेडिएशन आ रहा है, तो सबसे कम रिफ्लेक्शन कहाँ से आपको? गहरे महासागर से होगा, जो लोग किए हैं बिल्कुल ही सही है। देखिए धरातल से तो इसका परिवर्तन जो है एट ए टाइम ही हो जाता है, ठीक है। ऐसे धरातल में तो आपको विषमता देखने को मिलेगा, फिर भी लेकिन जलाशय की गहराई में जाएंगे गहरे महासागर में, तो उतना अधिक यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलता है, ठीक है। जबकि रेतीले जमाव में देखेंगे तो यहाँ पे जो है मान थोड़ा सा इससे बढ़ा हुआ दिखेगा। सबसे ज्यादा पूछा गया था, नहीं सबसे कम पूछा गया था, आंसर सही अपना है, ठीक है। अगला देखिए जनजाति है संबंधित क्षेत्र, बिल्कुल आपको याद होगा, कर लेंगे, ठीक है। सही सुमेलित आपको यहाँ पे बताना है। शेमांग है न्यूजीलैंड का, माओरी मलेशिया, बोरो ब्राजील, बंतू श्रीलंका। जनजाति और संबंधित क्षेत्र, तो सही आंसर यहाँ पे देखें तो शेमांग तो आपको मलेशिया का है, ये तो गलत हो गया। शेमांग आपका मलेशिया का है। माओरी जनजाति ये न्यूजीलैंड की है, ठीक है, दोनों गलत हो गया। बोरो जो है ये ब्राजील का है, ये सही हो गया, ठीक है। और बंतू जो है श्रीलंका दिया हुआ, बंतू जो है अफ्रीका महाद्वीप का है, ठीक है, ये आपको अफ्रीका का हो जाएगा बंतू। चलिए तो ऐसे में गलत जो है ऑप्शन आपका सी ही बनेगा, ठीक है। सॉरी, सही जो है सी ही बनेगा, बाकी सही भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए 31, ये अब कुछ आपको राज्य व्यवस्था से प्रश्न है। भारतीय संविधान में राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है उसी के बारे में विचार करना है और बताना है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है आपको कि संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया था। आयरलैंड के संविधान से इसे अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया था। आयरलैंड के संविधान में इसे अमेरिका से ग्रहण किया गया था, ये बता रहा है। भारत में तो भाई आयरलैंड से ग्रहण किए हम लोग नीति निदेशक तत्व। आंसर इसमें गलत बताना था, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पे केवल दो ही गलत है, ठीक है, बाकी पहला स्टेटमेंट तो सही है आपका। आयरलैंड के संविधान में जो है, अब प्रश्न आता है कि कहाँ के संविधान से जो है आयरलैंड के संविधान में इसको लिया गया था, तो स्पेन से, ठीक है। स्पेन से जो है इस आयरलैंड के संविधान में इस टर्म को लिया गया था, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, और बाकी आपको पता ही है कि भाग 4 में जो है नीति निदेशक तत्व आर्टिकल जो है 36 से 51 के बीच में रखा गया है। आगे देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कथन और कारण है, सेम स्टेटमेंट वैसा ही है, ठीक है, तो आप लोग को दिमाग में फिट हो गया होगा, बट फिट करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन को ध्यान से एक बार देख लेंगे। प्रश्न संख्या 32 देखिए, आपात की उद्घोषणा के राजनीतिक तंत्र पे तीव्र और दूरगामी प्रभाव होते हैं। जब आपातकालीन की उद्घोषणा लागू होती है तब केंद्र राज्य के सामान्य संबंध में मूलभूत परिवर्तन होते हैं। केंद्र राज्य का जो संबंध होता है उसमें परिवर्तन भी होता है, और अगर ऐसा होता है आपात, तो राजनीतिक तंत्र तीव्र और दूरगामी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और ये प्रश्न आप लोग सही किए होंगे, और ऑप्शन इसका क्या बन जाएगा आपका? दोनों ही सही है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए ही बनेगा, ठीक है। देखिए आपात की अगर बात करें तो भाग जो है 18, भाग 18 में आर्टिकल जो है 352 से लेके और 360 तक आपात के बारे में बात की गई है। इसमें आपका भाग जो है 18 में, भी बात ध्यान रखेंगे, तो कोई प्रश्न बनाया जा सकता है, ठीक है, इसलिए एक एक टर्म को ध्यान रखेंगे। देखिए जब भी आपातकाल का उद्घोषणा होता है तो राजनीतिक तंत्र तीव्र और दूरगामी इसका प्रभाव तो होता ही है, और केंद्र सरकार क्या हो जाता है आपात में? सर्वशक्तिमान हो जाता है, ठीक है। केंद्र सरकार के पास शक्ति ज्यादा होता है, और एक तरह से केंद्र का नियंत्रण हो जाता है इस समय राज्यों पे, ठीक है, जब जब एक कंडीशन होगा, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत का ऐसे तो भारत जो है राज्यों का संघ है, लेकिन इसका एकात्मक जब भी इस तरह का कंडीशन डेवलप होता है
आपात का, तब एकात्मक की तरफ इसका झुकाव हो जाता है संघात्मक से। संसद में बजट पारित होने के स्तर को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आखिर किस क्रम में बजट पारित किया जाता है, सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद। बड़ी अच्छा प्रश्न है, ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको करें, ठीक है, मैं वक्त आपको दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पूछा गया है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, फिर क्या होता है लास्ट में जो है, कैसे बजट जो है पारित होता है। चलिए, वैसे तो बात करें तो बजट शब्द तो कहीं है ही नहीं हमारे संविधान में, है वहां पे क्या लिखा, वार्षिक वित्तीय आपको विवरण, ठीक है, अनुच्छेद 112 में, ठीक है। बजट बजट जो है पारित करने का 6 चरण होता है टोटल, ठीक है, 6 जो है प्रोसेस में बजट पारित होता है। और इसमें देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, तो यहाँ पे 2 पहले हो जाएगा, ठीक है। और 2 देखे तो यहाँ पे जो है बी और सी ऑप्शन में दिख रहा है। तब इसके बाद जो है देखिए दूसरे नंबर पे, तो प्रस्तुतिकरण के बाद बहस होता है, आम बहस, ठीक है। आप देखते होंगे अगर जो लोग बजट देखे होंगे, ठीक है, एक बार भी, तो पहले देखिए प्रस्तुतिकरण होता है, फिर आम बहस होता है, और आम बहस के बाद जो है विभागीय समिति के द्वारा जांच किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद तो आपका क्या हो जाएगा, 5। और नेक्स्ट इसके बाद जो है अनुदान मांग पे मतदान किया जाता है, ठीक है, तो ये इसके बाद आपका 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है आपका विनियोग विधेयक पारित होना होता है, तो विनियोग विधेयक यानी 6। और लास्ट में आपका हो जाएगा वित्त विधेयक पारित होना, तो ये वित्त विधेयक कहाँ पे आपका है, 4 में। तो एक तरह से 1 2 5 3, यहाँ पे 2 1 हो गया, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 5 3 6 4। इस सीक्वेंस को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप लोग, अगर आपको अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं आप लोग अलग से, ठीक है। अगला है आपको प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ उच्च न्यायालय है और एक तरफ इनका स्थापना, बिल्कुल फैक्चुअल सा प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है गलत कौन है, इलाहाबाद 1867 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, जम्मू कश्मीर 1928 में, पटना 1916 में। कब कौन बना है, देखिए पटना, ये तो आप लोग आंसर सही कर लिए होंगे, पटना 1916 में ही बना है, ठीक है, उच्च न्यायालय। जम्मू कश्मीर 1928 में हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश 1971 का है, इलाहाबाद जो है आपको 1868 नहीं 1866 में इसका स्थापना हुआ है, ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, ठीक है। हाई कोर्ट का बात किया जा रहा है, कि हाई कोर्ट कब स्टेबल हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न भी आपका पॉलिटी से है। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा इसमें सही है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न हम लोग किए हैं पहले से। अच्छा, पॉलिटी का आपको रिवीजन करना है, लाइव सेक्शन में जाएंगे, 2 वीडियो बना हुआ है इसका, लगभग 6-7 घंटे का पूरा पॉलिटी का एक रिवीजन कर सकते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद है 280, इसके अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है, ठीक है। दूसरा है, इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा हर चौथे वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जा सकता है, ठीक है। इसमें आपसे सही पूछा गया था, चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए पहला कथन तो सही है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय बताया गया है वित्त आयोग का, ठीक है, तो ये बात तो आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है। अब है कि इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा हर एक चौथे वर्ष या आवश्यकता अनुसार किया जाता है, तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा हर एक 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार पहले किया जा सकता है, तो यहाँ पे चौथा वर्ष लिखा हुआ था, इसलिए गलत हो गया। ये कौन सा 5वां वर्ष होता तो ये भी सही होता, चलिए गलत है, और सही बताना था तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा, केवल एक। अगला प्रश्न है आपका, बोहरा समिति का संबंध किससे है, वित्तीय सुधार से है, पुलिस सुधार से, या राज्यपाल की नियुक्ति से, राजनेता और अपराधियों के बीच साठगांठ से है। तो ये बोहरा समिति जो है आया था आपको 1993 में, ठीक है। और आंसर जो है इसका सही क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन यहाँ पे जो है डी, डी जो लोग भी किए हैं, राजनेता और अपराधियों के बीच साठगांठ से रिलेटेड थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जस्टिस जो है के एस पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघवाद मुख्य उत्पाद था, ये दोनों जो मामला था, जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी और भारत संघ का, ये क्या था मामला, ये पूछा जा रहा है। आधार मेटा डेटा को 1 साल से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सके, आधार मेटा डाटा को 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सके, आधार मेटा डेटा को 3 माह से अधिक नहीं किया जा सके, इनमें से कोई नहीं।
देखिए बोहरा समिति, ये आपको 1993 में ही बोहरा समिति आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो इस एक सेकंड, बोहरा समिति नहीं तो जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वाला मामला है। ठीक है, तो ये अब सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी ही बनेगा यहाँ पे आपका। ठीक है, आधार मेटा डाटा को जो है 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको बताया गया था। ठीक है, 2000 जो है 18 में, ये कब? 2018 में। कभी कभी क्या होता है कि अ, आगे वाला क्वेश्चन दिमाग में चलने लगता है, कभी कभी पीछे वाला। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे, ये मामला कब का है? 2018 का। ठीक है, 2018 में जो है महत्वपूर्ण निर्णय इसमें आया था। केस पुट्टास्वामी और भारत जो है संघ, ये दोनों का मामला था। इसमें बताया गया था कि आधार मेटा डाटा को जो है 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, निजता का अधिकार का मामला का निर्णय जो है था ये। अगला प्रश्न देखें, किस निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम कितने प्रत्याशियों का चुनाव संचालन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा किया जा सकता है? अच्छा प्रश्न है। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम कितने प्रत्याशियों के चुनाव का संचालन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से? 12 है, 32, 64 या 96? ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन आप ईवीएम जो देखते हैं, ठीक है, उसमें कितने जो है आपको बटन देखने को मिलेंगे? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? देखिए, तो ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। वोटिंग मशीन में ऐसे 16 बटन होते हैं, तो एक स्थान पे जो है इसको 4 बार जो है पोलिंग स्टेशन पे प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से देखेंगे तो प्रत्याशियों के चुनाव में जो संभावना क्या बन जाएगा? 16 × 4 यानी 64। ठीक है, तो याद रखेंगे 16 बटन होता है वोटिंग जो है मशीन में। मैक्सिमम 4 वोटिंग मशीन हम लोग यूज करते हैं एट ए टाइम पोलिंग स्टेशन पे। तो इस तरह जो है 64। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या जो है आपका 39। निम्न में से कौन सा एक इकोटोन का उदाहरण है? घास का भूमिया, ज्वारमुख, नदी? कोड का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। इकोटोन की बात की गई है, आंसर आप लोग कर लिए होंगे। सही ऑप्शन ऑप्शन डी ही होगा, जिनका भी डी ऑप्शन सही है। इकोटिन, आखिर इसके बारे में काफी डिटेल में हम बताए थे पहले यूपीपीसीएस के टेस्ट सीरीज में। इकोटिन जो है आपका दो परिस्थितियों के मध्य जो है, दो भिन्न समुदाय के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र को बोलते हैं। दो आपको परिस्थिति तंत्र के मध्य अथवा दो भिन्न समुदाय के मध्य का जो संक्रमण क्षेत्र होता है, ठीक है, इन दोनों परिस्थिति तंत्र की विशेषता पाई जाती है, वैसे क्षेत्र को इकोटोन बोलते हैं। ठीक है, तो बात याद रखेंगे, इकोटोन जो होता है आपका ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन टू इकोसिस्टम, या आपका बिटवीन टू डिफरेंट आपको कम्युनिटीज विच कंटेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ इकोसिस्टम, जहां आपको वो क्षेत्र जहां दोनों कैरेक्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों क्षेत्र का बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट बोलते हैं, या इसको हम लोग इकोटोन बोलते हैं। चलिए, बाकी अभी तो पता ही चल गया होगा आपको, थोड़ा एक्सप्लेन कर ही दिया। निम्न देशों में से किस देश को समुद्री तटरेखा नहीं है? समुद्र तटरेखा नहीं है, ये बताना है। थोड़ा एक मैपिंग का प्रश्न रहा ये। लाइबेरिया है, बोलीविया है, उरुग्वे है या अंगोला? अब इसको दूसरे तरह से पूछा भी जा सकता था कि लैंडलॉक जो है बताइए देश कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, बोलीविया। समुद्री तटरेखा नहीं पाई जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपको लैंडलॉक कंट्रीज बोलते हैं। अब भारत में जो समुद्री तट पे बसे हुए राज्य नहीं, उसे लैंडलॉक स्टेट बोल देंगे। ठीक है, तो इसमें जो है आपका आंसर बोलीविया ही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गलत बताना है इसमें। करमेडे गर्त जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में है, सुंडा ग्रंथ हिंद महासागर में, प्यूट्रिका गर्त जो है अटलांटिक में, यूशेरियन बेसिन जो है आर्टिक महासागर में। इसमें पूछा गया कौन सही है? देखिए आप लोग, सॉरी गलत पूछा गया है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन हो जाएगा करमेडिक गर्त। करमेडिक ग्रंथ जो है उत्तरी नहीं, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। ठीक है, बाकी ये सब भी रट के रखेंगे कि सुंडा गर्त जो है हिंद महासागर में है, प्यूटोकिया गर्त जो है अटलांटिक महासागर में है, यूरेशियन जो है आर्टिक महासागर में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय संघ सूची से संबंधित नहीं है? संघ सूची में कौन शामिल नहीं है? युद्ध और संधि, कृषि, सिंचाई और सड़कें, हवाई मार्ग, डाक तार और टेलीफोन, बैंक, बीमा और? देखिए, संघ और राज्य और एक समवर्ती सूची का विषय है, आसान क्वेश्चन था, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। संघ का विषय जो है युद्ध और संधि तो होगा ही आपका, हवाई मार्ग, टेलीफोन हो गया, बैंक, बीमा हो गया, कृषि, सिंचाई और सड़कें।
ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए 3 ही सूची है, बात ध्यान आप रखेंगे। युद्ध, देखिए युद्ध और संधि हो गया, हवाई मार्ग हो गया, डाक तार हो गया, टेलीफोन हो गया, बैंक बीमा हो गया, कोई विदेशी ऋण की बात हो, ये सारा क्या है आपको संघ का विषय है। ठीक है, कृषि, सिंचाई और सड़क, ये सब जो है राज्य का आपको विषय है। अगला प्रश्न है आपका, राज्य लोक सेवा का अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, ये राज्य लोक सेवा के बारे में पूछा गया है। पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष और 62 वर्ष की उम्र तक, ये 5 वर्ष या 65 तक, या 6 वर्ष 65 तक, या 6 वर्ष 60 तक। आंसर आप लोग कर लिए होंगे। सही इसका आंसर ऑप्शन ए ही बनेगा, 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु तक। ठीक है, संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 में आपको राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता और शक्तियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, कहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखेंगे, भाग 14 में अनुच्छेद जो है आपका 315 से 23 में। भारत के स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश की संख्या कितने हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है, एक इंडियन मैप का आप लोग आंसर कर लिए होंगे। यहाँ पे 5, 7, 6 और 8 है। तो यहाँ पे स्थलीय सीमा से, लेकिन वर्ड पे ध्यान देंगे, स्थलीय सीमा से पूछा गया है, तो सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। जैसे देखेंगे, चीन हो गया आपका, नेपाल हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान, ये सब स्थलीय से, जबकि मालदीव और श्रीलंका जो है समुद्री सीमा से। तो टोटल अगर ओवरऑल बात करेंगे तो पड़ोसी तो टोटल 9 है, लेकिन 2 जो है समुद्री से हैं। कौन कौन, श्रीलंका और आपको मालदीव। ठीक है, बाकी देखेंगे तो चीन हो गया, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान जो है स्थलीय सीमा से। इसमें सबसे ज़्यादा जो है बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, तो ये आपको बांग्लादेश से के साथ, और सबसे कम पूछा जाए तो अफगानिस्तान के साथ। प्रश्न संख्या 44 हो गया, 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है। ठीक है, पूछा गया बालाघाट पहाड़ी है, सतमाला पहाड़ी है, हरिश्चंद्र की पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी। ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मैकाल की पहाड़ी। मैकाल की पहाड़ी है कहाँ, तो आपको छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो ये आपको छत्तीसगढ़ में मैकाल की पहाड़ी है। और सर्वोच्च शिखर देखेंगे तो इसका जो है शायद 1000 के समथिंग है। ठीक है, चलिए, और इसी मैकाल के पठार में देखेंगे सोन, नर्मदा, महानदी, ये सब। अच्छा, और सब बालाघाट हो गया, सतमाला, हरिश्चंद्र, सारा महाराष्ट्र का है। मैकाल का ये पठार है। ठीक है, तो मैकाल के पठार से ही बात ध्यान रखेंगे कि सोन नदी हो गया, नर्मदा, महानदी वगैरह निकलती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी। ठीक है, ये अरब सागर में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा सा प्रश्न है। देखिए, ये अरब सागर आपका हो गया। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी होगी। मैक्सिमम नदियाँ तो आपको बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है, लेकिन कुछ नदियाँ एक्सेप्शन भी है। ठीक है, चूंकि आप सभी को पता है कि ये जो भूमि है ये उच्च भूमि है। ठीक है, भारत का जो पश्चिमी तट है थोड़ा ऊंचा है, तो ये थोड़ा सा जो है बात आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ऊंचाई है तो ये निचली भूमि से ऊंचाई पे आके कैसे गिर सकता है। कुछ नदियां है एक्सेप्शन में, जैसे इसका यहाँ पे आपका सही आंसर, यहाँ पे सबसे बड़ी नदी पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे नर्मदा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखेंगे कि नर्मदा जो है सबसे बड़ी नदी है, जो कहाँ गिर रहा है आपको। अच्छा, जबकि यहाँ पे गोदावरी भी दिख रहा है, क्या गोदावरी आपको अरब सागर में गिरती है, आपसे प्रश्न है मेरा, आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, गोदावरी नदी तो ऐसे महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, लेकिन ये जो है अरब सागर में नहीं गिरती है, नहीं तो ऑप्शन आपका यही होता, नर्मदा हो जाएगा। ठीक है, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, ये सब जो है आपको कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। चलिए, ढलानों पर मिट्टी के कटाव के परिणाम निम्नलिखित तरीके से होता है। ठीक है, ढलानों पर मिट्टी का कटाव। ठीक है, देखिए नलिका है, घाटी है, यानी सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है, ये डायरेक्टली जो है आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी, डायरेक्टली जो है लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे डी, नलिका है, फिर और नलिका, और फिर घाटी बन जाता है। नलिका बनता है, नलिका जो है थोड़ा थोड़ा चौड़ा होते होते फिर जा आगे चल के क्या बन जाता है, वो घाटी बन जाता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा की जाती है, WWF के द्वारा, इवेंट जो है ईपी के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यूएनओ के द्वारा। सही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यूएनईपी के द्वारा। ठीक है, पूछा गया है कि आपको ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है, जीईओ के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपको यूएनईपी के द्वारा जारी किया जाता है, यूएनईपी, ध्यान रखेंगे।
चलिए अगला है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजाति है, एक तरफ राज्य है। ठीक है, तो इसमें आपको गलत ढूंढना है। ओंग जो है अंडमान निकोबार की है, हलाम त्रिपुरा, लेपचा सिक्किम, गद्दी गुजरात। देखिए गद्दी जो है तो हिमाचल प्रदेश का है, ये गलत हो जाएगा। बाकी सब सही है, लेपचा सिक्किम का, इलाम त्रिपुरा का, और ओंग जो है अंडमान निकोबार का। दैनिक तपांतर भारत के किस क्षेत्र में जलवायु विशेषता में से एक है? ठीक है, अच्छा प्रश्न है। तो पूर्वी तटीय प्रदेश में, या हिमालय के बर्फ आच्छादित देश में, या राजस्थान के मरुस्थलीय में, या अंडमान में। दैनिक तापांतर यानी जो है आपका तापों का अंतर जो है सबसे ज्यादा अलग जो है कहाँ देखने को मिलता है? ठीक है, तो ये जो है आपको देखने को कहाँ मिलता है? डिजर्ट, राजस्थान के मरुस्थलीय जो है क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ड्यूरनियल जो है टेम्परेचर वेरिएशन जो है आपको ये फीचर कहाँ देखने को मिलता है? तो ये जो है आपको डिजर्ट में। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको देखेंगे डिजर्ट में आप ध्यान देंगे तो तापमान असामान्य रूप से दिन में अपेक्षा रात में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो दिन की अपेक्षा तो तापांतर क्या हो जाएगा आपका? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लोअर एट नाइट देन ड्यूरिंग द डे। ठीक है, डे के रिस्पेक्ट में नाइट में जो है कम हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा तापांतर वहीं देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। सुरमा घाटी और मेघना घाटी स्थित है, ये कहाँ पे जो है सुरमा घाटी और मेघना घाटी? इसे आंसर करें आप लोग। ये मेघालय के पठार में, ऑप्शन सी ही बनेगा। ठीक है, सुरमा घाटी और मेघना घाटी। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पेंजिया का विभाजन अंगारा लैंड और गोंडाला लैंड में हुआ था। कौन से टाइम पीरियड में हुआ था ये पूछा जा रहा है। ठीक है, काफी पहले की बात है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ये घटना तो आपको पता ही है, 20 करोड़ साल पहले की घटना है लगभग। तो ये आपको पता है कि पृथ्वी कुछ ऐसे था। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको। अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा 1912 में सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, तो वेगनर के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। कब दिया गया था? 1912 में। और इसमें बताया गया था कि एक पेंजिया और अंगारा लैंड में जो है, ठीक है, तो विभाजित हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ये कार्बोनीफेरस काल में हुआ था। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस एक को राष्ट्रपति चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जाता? बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। ठीक है, किनको शामिल नहीं किया जाता है? देखिए, संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्यों को, या उपरोक्त सभी। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका, आप लोग सही कर लेंगे, ऑप्शन डी ही होगा। देखिए, विधान परिषद के लोग तो पार्टिसिपेट करते नहीं है। जहां तक मनोनीत सदस्य की बात है, तो चाहे वो संसद के हो या राज्य विधानसभा के, यहाँ पे निर्वाचित होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में वर्णित है कि धन विधेयक लोकसभा के प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं? कौन से अनुच्छेद में बात लिखी गई है? 110 है आपका, 109, 108 और 111। आप लोग सही आंसर कर लेंगे, सही आंसर 109 ही होगा आपका। ठीक है, 109 में वर्णित किया गया है कि धन विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। अच्छा, बाकी यहाँ पे 110 दिया है, 110 में क्या लिखा हुआ है? तो धन विधेयक का परिभाषा दिया गया है। ठीक है, 111 विधेयक पर सहमति की बात की गई है, और 108 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे अभी इसी टेस्ट सीरीज में, देह वाले में। दोनों सदन की संयुक्त बैठक के लिए आर्टिकल 108 जो है आपको। अगला यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ राज्य है और एक तरफ लोकसभा की सीटें हैं। चलिए इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और देखते हैं। देखिए, यहाँ पे तमिलनाडु, ये लोकसभा की सीटें हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे इसका। तमिलनाडु में कितना? 39, तो 1 का 4 हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में कितना? 25 सीट है, 2 बन जाएगा। गुजरात में देखेंगे आपका 26 सीट है, और महाराष्ट्र में देखेंगे तो 48 सीट है। तो 4-2, 4-2-3-1, 4-2-3-1 ऑप्शन डी में हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? अच्छा प्रश्न है। ठीक है, पेशा के बारे में पूछा जा रहा है। द प्रोविजन ऑफ द पंचायती एक्सटेंशन टू द जो है शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में। ठीक है, पेशा, तो ये जो है सही हो जाएगा भूरिया समिति। ठीक है,
भूरिया समिति के सिफारिश पे ही जो है आपको लाया गया था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, भूरिया समिति जो है ये कब आया था, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो 1996 में। ठीक है, 1996 में आया था। और इसमें जो है दिलीप सिंह भूरिया, इन्हीं की अध्यक्षता में जो है 1994 में समिति का गठन किया गया था। बाकी जो है इसी में पेशा के बारे में आपको बताया गया था। उद्देश्य क्या था, जो अनुसूचित क्षेत्र की स्थिति है उसका अध्ययन करके सुझाव देना कि पंचायती राज के प्रधान इन क्षेत्र में जो है लागू किया जा सकता है। ठीक है, पेशा, बात ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक शून्य काल के संबंध में सही है। देखिए ऑप्शन आप सभी को दिख रहा होगा, आंसर कर सकते हैं। शून्य काल के संबंध में, शून्य काल के विचार हेतु विषय से पहले निर्धारित नहीं होता है। भारतीय संसद प्रक्रिया में शून्य काल का उल्लेख है नहीं। पूर्व सूचना दिए जाने के पश्चात ही सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न उठाया जा सकता है। देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, शून्य काल का विचार हेतु विषय से पहले निर्धारित कोई नहीं किया जाता है। भारतीय संसद में शून्य काल का कहीं उल्लेख नहीं भी मिलता है। ठीक है, तो ये बात सही है। दोनों जहां तक दिया है कि पूर्व सूचना दिए जाने के पश्चात ही सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न, ऐसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1, 2 हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है यहाँ पे कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। अनुच्छेद 129 से 37, 36 और 31, इसके आंसर करें आप लोग। देखिए 129 है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, 137 जो है लोकन का अधिकार, 136 विशेष इजाजत, 131 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते और पेंशन की बात की गई है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन डी। अनुच्छेद 131 में तो है क्या आखिर, तो उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक अधिकारिता के बारे में बताया गया, वेतन भत्ते के बारे में नहीं बताया गया है। तब प्रश्न उठता है कि वेतन भत्ते के बारे में कहाँ बताया गया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। ठीक है, तो ये आर्टिकल 125 में। ठीक है, 125 में बताया गया, जबकि 131 में क्या बताया गया आपको, ये जो है 125 में उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक अधिकारिता के बारे में बताया गया है। ठीक है, बाकी सब सही है। 129 में जो है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी जो भी घटनाएं होगी लिखित रखा जाएगा। 137 में पुनर्विलोकन का अधिकार, 136 में विशेष इजाजत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में पाकिस्तान से भारत के प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार के बारे में कहाँ उपबंध किया गया है। ठीक है, बहुत डिटेल में चर्चा हुआ था इस पे पहले इस सीरीज में। देखिए सही आंसर आप लोग कर लिए होंगे, कहाँ पे वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 6 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5 से 11 तक आपको नागरिकता के बारे में टोटल कहानी बताई गई, उसमें अनुच्छेद 6 है। ठीक, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए कितना। ठीक है, तो यहाँ पे है 100 है, 60, 50 या 90। देखिए किसी भी आपको जो है अविश्वास प्रस्ताव लेके आना है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, लोकसभा में कम से कम 50 समर्थन होना चाहिए। ऑप्शन सी जिनका भी है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, बताइए इसमें कौन सा गलत है। इंसुलिन जो है बीटा कोशिका, ग्लूकॉन जो है अल्फा, पोजिस्ट्रॉन ग्रेफियन फॉलिकल, सोमेस्टेनिन जो है गामा कोशिका। अच्छा प्रश्न है, इसमें गलत बताना है। ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव आखिर कौन करता है, तो कार्प सल्यूटेशियस को उसका करता है, ना कि ग्रेफियन फॉलिकल करता है। ग्रेफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन का स्राव होता है। ठीक है, किसका, एस्ट्रोजन का, याद रखेंगे। प्रोजेस्टेरोन का स्राव के लिए कौन जिम्मेवार होता है, तो आपको कार्पसोलियस जो है कोशिका होता है। बाकी सब यहाँ पे इंसुलिन जो है, इंसुलिन के स्राव के लिए कौन जिम्मेवार होता है, बीटा कोशिका। ठीक है, आपको पता है इंसुलिन कम स्रावित होता है तो फिर ब्लड में शुगर का मात्रा अधिक होता है, ब्लड शुगर बीमारी हो जाता है। ठीक है, तो बीटा कोशिका कौन करता है आपको, इंसुलिन। अल्फा कोशिका याद रखेंगे ग्लूकॉन, ग्लूकॉन जो है अल्फा कोशिका। और गामा कोशिका जो है आपका सोमेस्टेनिक। सही है ये। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वायुमंडलीय दाब कमी का उदाहरण नहीं है। ठीक है, वायुमंडल दाब कम का उदाहरण नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे आंसर कर लेंगे। पहाड़ों पे खाना देर से पकना, क्या वायुमंडलीय दाब का उदाहरण है। वायुमंडल में बैठे यात्री का फाउंटेन पेन से स्याही गिरना, अधिक ऊंचाई पर नाक से खून आना, लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना। बहुत ही आसान सा प्रश्न, आंसर आप लोग कर लेंगे, ऑप्शन डी ही होगा। देखिए पहाड़ी पे खाना देरी से पकता है, वजह प्रेशर कम होना, प्रेशर कम टेम्परेचर भी कम होता है। ठीक है, क्वथनांक कम हो जाता है। अगर फाउंटेन पेन से स्याही गिरता है, वजह यह है वायुमंडलीय दाब ही है। नाक से खून आना वायुमंडलीय दाब ही है। ठीक है, हम लोग को जो है दाब का अनुभव क्यों नहीं हो पाता है पृथ्वी पे,
क्योंकि जो ब्लड प्रेशर होता है वो जनरली जो है आपका वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग उसको फील नहीं कर पाते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। बताना है कौन सा इसमें सही है। अच्छा प्रश्न, आंसर करें। देखिए, विटामिन डी को तो हम लोग कैल्सिफ्लोर के नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक नाम है, और इसको हार्मोन भी मानते हैं, ये सही है। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए रेटिनोल बताएंगे, इस संक्रमण रोधी विटामिन होता है। ठीक है, तो एंटी इन्फेक्शन विटामिन होता है, याद रखेंगे विटामिन ए। ठीक है, जबकि जो है कैल्सिफेरॉल यानी विटामिन डी जो होता है आपको, इसको एज ए हार्मोन हम लोग कंसाइडर करते हैं। तो यहाँ पे तो ऑप्शन सी आप लोग सही किए होंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रुधिर के संबंध में सही है? 64। ठीक है, यह एक तरल संयोजी उत्तक होता है रुधिर। ये एक क्षारीय विलयन होता है। पीएच मान 7 सभी कथन सही है। बिल्कुल ही आप लोग आंसर कर लिए होंगे, आसान सा प्रश्न था, ऑप्शन डी ही बनेगा। ठीक है, तो देखिएगा, तो एक तरल संयोजी उत्तक होता है, क्षारीय विलयन होता है, 7 से पीएच ज़्यादा होता है, क्षारीय ही होगा। पीएच मान लगभग 7.4 के करीब ही देखने को मिलता है। ठीक है, वयस्क मनुष्य में देखेंगे जनरली 5 से 6 लीटर। ठीक है, और स्त्री में देखेंगे तो 4.5 से 5.5 के करीब में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ कवकों द्वारा एपलास्टिक्स नामक जहरीला पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, एपलाक्टिस नाम से, जिससे शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये यकृत, वृक्क, फेफड़ा या हृदय? देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये यकृत। ठीक है, लीवर को जो है प्रभावित करता है। कुछ आपको कवक होते हैं, फंगस होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं, कुछ जो प्रोड्यूस करते हैं पॉइजनस सब्सटेंस, जैसे आपका एफ्लोक्टिन्स। ठीक है, एफ्लोटिक्सिन जो है प्रोड्यूस करते हैं, और ये किसको डैमेज करता है? आपको लीवर को। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 66। देखिए, बहुत बेहतर बेहतर प्रश्न का कलेक्शन किया गया है यहाँ पे। कुपोषण का स्थिति संबंध है। कुपोषण किसको बोलेंगे? अल्पोषण को, असंतुलित को, अति को, उपरोक्त सभी को। आप लोग आंसर कर लिए होंगे, यहाँ पे ऑप्शन डी ही होगा। देखिए, अल्प पोषण है तब भी कुपोषित है, अगर अधिक है, आवश्यकता से ज़्यादा आप कैलोरी ले रहे हैं तब भी दिक्कत की बात है, असंतुलित ले रहे हैं तब भी। तो तीनों में कुपोषण की स्थिति होगा, बैलेंस यदि नहीं करते हैं तो। ठीक है, माल न्यूट्रिशियंस की बात है। ठीक है, ये बैलेंस ही आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। 67 के देखें तो इसमें क्या पूछा गया है, वही सेम ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। यार सही है, बाकी मैं बार बार बोलता हूँ, ऑप्शन जरूर देख लेंगे। 67 में देखें, पहला कथन दिया है कि आयोडीन युक्त नमक का सेवन करने से थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण का उपयोग होता है। थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोग होता है आयोडीन के सेवन से। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है। दोनों स्टेटमेंट सही है, बहुत आसान सा प्रश्न था, ऑप्शन ए ही बनेगा। निम्नलिखित में कौन सा एक विषाणुओं में सजीव का लक्षण नहीं है? आंसर करें। आरएनए की उपस्थिति, डीएनए की उपस्थिति, गुणन या जीव द्रव्य का अभाव। पूछा है कि विषाणु का सजीव चित्रण नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, विषाणु के बारे में, वायरस के बारे में आप सभी को पता होगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो आपको दिखेगा, ऐसे तो दिखता नहीं है। ठीक है, अति सूक्ष्म होता है ये। ठीक है, ये सेलुलर होता है ये। ठीक, और इसमें जो है जीव द्रव्य का अभाव होता है। ठीक है, देखेंगे तो इसमें जो है जीव द्रव्य आपको देखने को नहीं मिलता है। देखिए, इसका बात करेंगे विषाणु का, तो ये बाहर रहेगा तो निर्जीव रहता है, जैसे ही हमारे बॉडी में प्रवेश करेगा तो ये सजीव बन जाता है। अगला देखिए, प्रकाश की किरणों को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किसको गुजारना होगा? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन करना है, वायु से कांच में, वायु से जल में, जल से कांच में, कांच से जल में। ठीक, अच्छा प्रश्न है। देखिए, यहाँ पे सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कांच से जल में। अब ऐसा क्यों, प्रश्न ही आता है। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक जो है जल से क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त आपका यही होता है। ठीक है, कि अधिक अपवर्तनांक माध्यम से कम अपवर्तनांक माध्यम में प्रवेश किया जाए। जिसका अपवर्तनांक अधिक है उससे कहाँ जाना है? कम में जाना है। जबकि सारा देखेंगे तो ये सब जो है आपको, बाकी एक क्रिटिकल एंगल की भी बात आती है, उसके ऊपर आगे से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कांच से जल में जाएगा, कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है जल से, तो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। कौन सा एक प्रतिजैविक है? ठीक, आंसर करें। तो यहाँ पे आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्कोहल ईस्ट या स्ट्रोपो स्ट्रेटो जो है माइसिन। आंसर कर लिए होंगे, सही आंसर आपका डी ही बनेगा। ठीक है,
प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक के बारे में आपसे पूछा गया था, तो ये आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन ही है। इसके अलावा देखेंगे तो आपका टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, ये सब है। जबकि एल्कोहल सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में आप सभी को पता होगा। अगला देखें, प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से आपको कौन राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर नहीं है? ठीक, भू राजस्व है, व्यवसाय कर है, व्यापार या बिक्री या गैर शहरी अचल संपत्तियों पे कर है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, ठीक है, व्यापार कर या बिक्री कर। ठीक है, देखिए राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर कौन होता है? तो भू राजस्व हो गया। प्रत्यक्ष में डायरेक्ट में ध्यान रखेंगे कौन कौन आएगा? भू राजस्व आएगा। कोई कृषि पे अगर आय पे कर लगाया जा रहा है, होटल प्राप्ति से अगर कर लग रहा है, ठीक है, व्यवसाय पे कर लग रहा है, अगर गैर शहरी अंचल संपत्ति पे कर लग रहा है, रोजगार पे यदि कर लग रहा है आपका, ठीक है, टोल टैक्स वगैरह लग रहा है, सारा ये जो आपको दिखता है प्रत्यक्ष टैक्स है। जबकि इनडायरेक्ट की बात करेंगे तो वो आपका व्यापार कर या बिक्री कर हो जाएगा, स्टाम्प पर पंजीयन शुल्क हो जाएगा, राज्य उत्पाद शुल्क हो जाएगा, डीजल पेट्रोल पे बिक्री कर हो जाएगा, वाहनों पे हो जाएगा, परिवहन पे, सब बात थोड़ा ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपसे प्रश्न पूछा जाए जो बताइए सट्टेबाजी पे कर जो है कैसा है, आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? सट्टेबाजी पे कर। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 72, इसमें जो है सुमेलित करना है। देखिए, देखिए तो यहाँ पे क्या आपसे पूछा गया है, पहला 13वां 14वां और ये जो है वित्त आयोग अध्यक्ष कौन बने थे? ठीक है, ये पूछा गया है, आंसर कर सकते हैं। पहला कौन बने थे? तो ये अब तो किसी नियोगी थे, तो एक का तो 3 ही बनेगा, एक का 3 तो ऑप्शन सी में ही दिख रहा है, तो यही ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, बाकी जो है 12वें नंबर पे सी रंगराजन थे, और 13वें नंबर पे जो है विजय केलकर, और 14वें नंबर पे जो है आपको वाई बी रेड्डी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कथन कारण वाला ही प्रश्न है फिर से। सेबी का काम जो है प्रतिभूतियों को इनसाइडर ट्रेडिंग पे रोक लगाना है। इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित वह अवैध कार्य है जिसमें किसी संपत्ति के कर्मचारी या कोई संबंधित व्यक्ति द्वारा आंतरिक सूचनाओं का उपयोग करके शेयर ट्रेडिंग किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, सेबी का कार्य प्रतिभूतियों का इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना, आप लोग आंसर कर लिए होंगे, ये तो सही है। इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित वह अवैध कार्य है जिससे किसी कंपनी के कर्मचारी या कोई संबंधित व्यक्ति या आंतरिक सूचना का उपयोग करके शेयर ट्रेडिंग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही बनेगा। तो अभी इकोनॉमी का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा इसमें गलत है। असत्य कथन नहीं है पूछा गया है। अच्छा देखिए, यहाँ पे असत्य कथन नहीं है, यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है? सही। बताइए कौन सा सही है। 1992-93 में चालू खाते पे रुपये की आंशिक परिवर्तन को स्वीकार किया गया। हवाला बाजार विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का एक प्रकार का वैधानिक बाजार है। देखिए, तो पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे लिखा है कि 92-93 में चालू खाते पे रुपये की आंशिक परिवर्तन को स्वीकार किया गया। ठीक है, तो ये तो सही है। ठीक है, हवाला बाजार विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का एक प्रकार का वैधानिक बाजार है हवाला बाजार, ये तो गलत हो जाएगा। हवाला बाजार जो है विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का एक प्रकार का क्या है? ये काला बाजार है, वैधानिक नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा स्पष्ट रूप से। ठीक, तो चलिए, गलत है ऑप्शन जो है 2, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। ठीक है, सही ही पूछा गया था ना। आगे देखिए, योजना और यहाँ पे प्रारंभ का वर्ष है और इसमें आपको बताना है। चलिए देखिए, और जूम इन कर देते हैं तो प्रश्न थोड़ा सा सही से दिखता नहीं है। बाकी चलिए आंसर कीजिए इसका आप लोग। योजना है प्रारंभ, मेक इन इंडिया है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति है, स्टैंड अप इंडिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण के लिए। मेक इन इंडिया कब आया था? 2014 में आया था। ठीक है, तो ये तो स्पष्ट है, एक का एक ही बनेगा। ठीक, ऑप्शन आप डी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 2015 का है आपका। ठीक है, 9 मई 2015। और स्टैंड अप योजना जो है आपको 2016 का ही है, 6 जनवरी। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए भी 2016 का है, लेकिन ये 20 नवंबर। 1 2 3 4 ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया इसमें कि
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है। शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए डीमैट खाता खुलवाना अनिवार्य होता है। डीमैट खाता धारकों को इसके लिए सालाना फीस भी देनी पड़ती है। डीमैट जो भी शेयर बाजार में थोड़ा काम किए होंगे उनको पता होगा, एक डीमैट खाता आपको खुलवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात तो सही है। डीमैट खाता धारक के लिए कुछ सालाना फीस वगैरह भी देना पड़ता है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपको सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। बोल्ट पीपीपी मॉडल के अंतर्गत ओ का आशय क्या है। बोल्ट में ओ क्या मतलब है इसका। ठीक है, पीपीपी मॉडल में बोल्ट। ठीक है, बिल्ड ऑन लीज ट्रांसफर। ठीक है, आंसर आप लोग कर लिए होंगे, सही क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बोल्ट का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, बिल्ड ऑन आपका लीज ट्रांसफर। ठीक है, तो ओ का मतलब पूछा था ऑन ही होगा। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखेंगे। बिल्ड ऑन लीज ट्रांसफर जो है, ये जो है बोट बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, ये तीन का काम करता है। पीपीपी मॉडल सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में स्थित का द्योतक होता है, बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 78 पे। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है। यहाँ पे है दादा भाई नौरोजी, विश्वेश्वरैया हैं, पार्थ सारथी गुप्ता है, बिपिन चंद्रा है। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बिपिन चंद्रा का बुक है ये। ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो है लिखा गया है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। देश की अवसंरचना परियोजना के कार्य को त्वरित करने हेतु राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष एनआईएफ के गठन की स्वीकृति प्रदान कब की गई थी। ठीक है, यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। नेशनल जो है इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कब स्टेबल किया गया था, ये 2015 में, जुलाई 2015 हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको 2015 में देश की अवसंरचना परियोजना के कार्य को तेजी लाने के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय नियोजन और अवसंरचना कोष बनाया गया। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है तेजी से उसमें काम बढ़ाने के लिए, तेजी से काम करने के लिए। अगले देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी पूर्ण रोजगार की स्थिति में अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है। पूर्ण यहाँ पे रोजगार की स्थिति में विद्यमान रहती है, किस प्रकार की बेरोजगारी, ये पूछा गया। घर्षण रहित है, चक्रीय है, मौसमी है। ठीक है, आपको बताना है। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, घर्षण जनित बेरोजगारी। ठीक है, जिसे हम फ्रिक्शनल जो है अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो पूर्ण रोजगारी की स्थिति में अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है ये। ठीक है, ये परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको घर्षण जनित बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं। बजट 2023 में श्री अन्न योजना का उद्देश्य क्या था। मोटे अनाज के उत्पादन से था, रासायनिक उर्वरक से स्थायी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको अभी तक बहुत बार रिपीट हुआ है टेस्ट में ही। ऑप्शन ए ही हो जाएगा, मोटे अनाज, आप लोग सही किए होंगे। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 82। निम्नलिखित फसलों में किसको मोटे खाद्यान्न के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, सभी। तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे, इसका बहुत आसान सा प्रश्न है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक मूंगफली उत्पादन में शीर्ष पे है। देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश, गुजरात है, राजस्थान और तमिलनाडु। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, गुजरात। इसके बाद आपको राजस्थान और तमिलनाडु आएंगे 2 और 3 पे। मूंगफली उत्पादन में सबसे ज़्यादा आपको गुजरात। बिना नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई थी। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है द इंश्योरेंस जो है रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको जो है इसका गठन किस समिति के आधार पे किया गया था। तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, मल्होत्रा समिति। ठीक है, 19 अप्रैल 2000 को। ठीक है, मल्होत्रा समिति के पे सिफारिश पे जो है ये किया गया था आपको स्टेबल द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, 19 अप्रैल 2000 याद रखेंगे। अच्छा, इसका जो वजह क्या था, स्थापित करने का उद्देश्य क्या था। तो पॉलिसी धारक के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योगों को क्रमबद्ध नियमन और संवर्धन संबंधित आकस्मिक मामले में कार्य करना। अब प्रश्न एक और बनता है कि IRDAI का मुख्यालय जो है कहाँ पे है। IRDAI का मुख्यालय ये आपको हैदराबाद में है। अगला है, निम्नलिखित आपको युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ठीक है, यहाँ पे IS मानक है, इनका विशेषता दिया गया है। ठीक है, IS 0 9000 है, 1400 है, 5001 है,
3100 आंसर करें इसका। इसमें से आपको गलत बताना है, तो इसमें जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, IS-050001। तो प्रश्न आता है 5001 किससे है? खाद्य सुरक्षा से नहीं है, ये आपको ऊर्जा प्रबंधन से रिलेटेड है। बाकी देखिए गुणवत्ता के लिए जो है, गुणवत्ता प्रबंधन के लिए ISO 1400 है, 000 है। ऊर्जा प्रबंधन के लिए क्या है आपको? तो IS जो है 050001 है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया था, अच्छा सही सुमिलित, ये तो सही ही है, ऊर्जा प्रबंधन के लिए IS 050001 ही था। ठीक है, ये सही है। बाकी देखते हैं, चलिए IS 031000 क्या है? देखिए करेक्ट है आपका, IS 050001 किससे है? ऊर्जा प्रबंधन से है। IS 31000 किससे रिलेटेड है? ये जो है आपको जोखिम प्रबंधन से है, खाद्य सुरक्षा से नहीं है, जोखिम प्रबंधन से है। ISO 14000 ये किससे संबंधित है? पर्यावरण प्रबंधन से है, ये भी गलत हो गया। और 9000 जो है आपको, ये जो है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट से है, यानी ये गुणवत्ता प्रबंधन से है, ये भी गलत हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो ये 2024 तक टारगेट किया गया है। ठीक है, जो कृषि निर्यात नीति उत्तर प्रदेश का 2019 बनाया गया, उसी में तय किया गया कि 2024 तक कृषि निर्यात को दोगुना किया जाएगा। ठीक है, तो यूपी एग्रीकल्चर जो है एक्सपोर्ट पॉलिसी कब बना आपका? 2019 में, उसी में डिसीजन लिया गया कि 2024 तक क्या करना है? दोगुना करना है। निम्नलिखित में लक्ष्य प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाली पंचवर्षीय योजना कौन थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये स्टैटिक प्रश्न है। जो लक्ष्य प्राप्ति था उससे भी ज्यादा वृद्धि दर प्राप्त कर लिया गया। ठीक है, तीसरा है, 9वीं है, 7वीं है, 10वीं है। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना में 5% का लक्ष्य रखा गया था और 6% इसमें अचीव कर लिया गया था। ठीक है, तो लक्ष्य से ज़्यादा हो गया था। अच्छा, ऐसा एक ही बार हुआ है क्या कि लक्ष्य से जब ज़्यादा जो है हासिल किया गया है? तो नहीं, ऐसा एक बार नहीं हुआ है। पहली पंचवर्षीय योजना की अगर बात करेंगे, तो पहली पंचवर्षीय योजना में भी लक्ष्य 2.1 का था, प्राप्ति 3.6 रहा, तो पहली में भी ज़्यादा हुआ। पांचवी में देखेंगे तो पांचवी में भी 4.4 का टारगेट किया गया था, प्राप्ति 4.8 हुआ। देखिए, तो आप याद रखेंगे पहला, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट याद रखेंगे पांचवा, फिर आपको छठा, और फिर ये सातवां और आठवां। ठीक है, 1, 5, 6, 7, 8, इसमें जो है जितना भी लक्ष्य रखा गया था उससे ज्यादा प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, ISFR 2001 के अनुसार न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला कौन सा राज्य है जहां वन सबसे कम है? पंजाब, गोवा, बिहार या हरियाणा? देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हरियाणा। ठीक है, न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला राज्य हरियाणा हो जाएगा, इसके बाद पंजाब, गोवा वगैरह का स्थान आएगा। अगर पूछता जाता है कि सबसे ज्यादा वनावरण वाला कौन सा है, अब क्या करते? मध्य प्रदेश करते। ठीक है, अभी वन रिपोर्ट वगैरह भी आपको बता दिए हम। जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट आया है उसका करंट अफेयर में जाके देखेंगे, वीडियो बना हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनियों को महारत्न का दर्जा देने का निर्णय लिया गया? यानी महारत्न का दर्जा कब से दिया जा रहा है? देखिए, तो ये जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग कर लिए होंगे, सही हो जाएगा 2010। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कितनी महारत्न कंपनी है अभी। टोटल अभी महारत्न कंपनी कितनी है? 12 है या 13 है? ठीक है, और 13वां कंपनी अभी महारत्न कौन बनी है नया नया, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ऑलरेडी हम इसको जो है आपको करंट अफेयर के सेशन में बहुत ही डिटेल में इस पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो एक आपको दृष्टि का जो है करंट अफेयर बनाया गया है, घटना चक्र का, वहाँ पे इसका चर्चा किया गया है। चलिए 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सब्सिडी को व्यापार और आंशिक रूप से बाधित करने वाली सब्सिडी माना जाता है? ब्लू बॉक्स है, ग्रीन है, एम्बर है, रेड है? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन आपका ए, ब्लू बॉक्स जो है सब्सिडी। ब्लू बॉक्स सब्सिडी को व्यापार के आंशिक रूप से बाधित रूप से सब्सिडी माना जाता है। देखिए, कृषि समझौता के अंतर्गत उत्पादन के उद्देश्य से कुछ सीमा तक सब्सिडी की अनुमति है, जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया, उर्वरक हो गया, सब्सिडी वगैरह दी जाती है। लेकिन जो ब्लू बॉक्स सब्सिडी है, इसको व्यापार को आंशिक रूप से बाधित करने के लिए जो है सब्सिडी माना गया है। बेवरेज वक्र का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बेवरेज वक्र के बारे में ये बताना है।
इसके द्वारा बेरोजगारी के स्तर और रोजगार उपलब्धता के मध्य आरेखीय संबंध प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा, वस्तुतः दोनों के मध्य विलोम शब्द पाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है देखेंगे तो बेबरीज वक्र के बारे में बात करेंगे तो ये दोनों स्टेटमेंट ही सही है, ऑप्शन सी बनेगा आपका। बेरोजगारी स्तर और रोजगार उपलब्धता के मध्य ये आरेखित होता है और ये बताया जाता है, देखिए रोजगार उपलब्धता सिंपल सा बात है, अगर कम होगा तो बेरोजगारी स्तर ऊंचा होगा, तो विलोम संबंध तो होगा ही, दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। ठीक है, तो दोनों ही जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रति वर्ष जारी किया जाता है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा अंकटाड हो जाएगा। ठीक है, अंकटाड के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, अंकटाड के द्वारा। आगे देखिए, भारत समावेशी नवाचार कोष की स्थापना की गई थी। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, भारत समावेशी नवाचार कोष, आंसर करें। सही आंसर इसका हो जाएगा 2014, 27 जनवरी 2014 को किया गया था भारत समावेशी नवाचार कोष का। ठीक है, भारतीय नवाचार परिषद और एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था। ठीक है, कोष के आरंभ में तो पूंजी इसमें 500 करोड़ रुपए की थी, अभी आप लोग बताएंगे भारतीय समावेशी नवाचार कोष की में कितना जो है पूंजी होगा। ठीक है, खैर इतना बात ध्यान रखेंगे कि 2014 में इसको स्टेबल किया गया था 2 लोगों के प्रयास से। ठीक है, एक तो भारतीय नवाचार परिषद और दूसरा आपको एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक को बनाने में निम्नलिखित में से किस एक आधार का प्रयोग नहीं किया जाता है? मानव विकास सूचकांक, काफी डिटेल में इसको हम आपको करंट अफेयर में बताए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शिशु लिंगानुपात है, शैक्षिक स्तर है, जीवन प्रत्याशा प्रति व्यक्ति है। मानव विकास सूचकांक दिखाना है, देखिए शिशु लिंगानुपात तो नहीं रखा जाता है इसमें, शिक्षा का स्तर हो गया, जीवन प्रत्याशा हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया, ये सब इसमें संकेतक होते हैं। संयुक्त जो है राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा यानी यूएन जो है डीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशनल जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। ये भी बात थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता था कि बताइए मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा, तो आप बताते यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ट्रिम्स का विस्तारित रूप क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इस तरह का प्रश्न है तो थोड़ा अंग्रेजी वाला भी देख लेंगे। ठीक है, जैसे ट्रिम्स का विस्तारित रूप पूछा गया है, ट्रेड रिलेटेड इनोवेटिव मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इनिशिएटिव मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है, ट्रिम्स का संबंध डब्ल्यूटीओ से है। ठीक है, यहाँ पे जो है केवल वस्तु और व्यापार संबंधित निवेश जो है उपायों पे लागू होता है। चलिए 96 देखते हैं। अब देखिए कुछ मैथमेटिक्स के प्रश्न है। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, लुप्त संख्या बताना है। ठीक है, यहाँ पे 60, 180, 90, 27, आपको देखना होगा, रिलेशन फाइंड करना होगा। देखिए यहाँ पे 60 है। ठीक है, तो 60 और यहाँ पे 180 है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 3 टाइम्स हुआ है ये। ठीक है, 60 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 में जैसे ही 3 से 180 ही आएगा। अब देखिए 90 और 270, यहाँ भी 3 का ही मल्टीप्लाई है। ठीक है, क्लियर है। तब देखिए 405 है, तो किस में आप 405 से मल्टीप्लाई करेंगे? मान लीजिए एक्स में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 405 आता है, यही संबंध होना चाहिए। एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा? 405 डिवाइड 3, यहाँ पे 3 1 जा 3 हो जाएगा, 10 339 135 135 135, ऑप्शन डी में है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से आसान सा प्रश्न है, इसको सॉल्व करें। ठीक है, निम्नलिखित में से कितने ऐसे चार हैं जिनके पहले तो 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है? चलिए देख लेते हैं। पहले 4 है, कितने ऐसे 4 हैं जिनके पहले 7 है? देखिए सबसे पहला 4 तो यहाँ पे दिख रहा है, इससे पहले 7 है, बिल्कुल है। बाद में इसके 3 है, नहीं है, इसको तो काउंट करेंगे, 1 मिल गया अपने को। दूसरा 4 यहाँ पे दिख रहा है, इसके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है, ये भी मिल गया। तीसरा देखते हैं, पहले इस 7 है, बिल्कुल है, बाद में 4 नहीं है, बाद में 3 नहीं है, चलिए ये भी मिल गया। एक और देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये 4 है लेकिन पहले 7 है लेकिन बाद में 3 मिल गया, तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ भी देखिए पहले 4 है, 4 से पहले 7 है लेकिन इसके बाद 3 नहीं है, तो इसको भी काउंट किया जाएगा। टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आसान सा प्रश्न था। अगला देखिए 98, विषम युग्मों को चुनना है, इसमें बताना है ऑड कौन सा है। देखिए यहाँ पे बोतल मदिरा, गेंद बल्ला, कप चाय, घड़ा पानी,
तो इसमें आपको अलग बताना है। देखिए मदिरा बोतल में रखा होता है, चाय कप में, पानी घड़ा में, यहाँ पे गेंद बल्ला ही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 99, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है 12 और 144। एक संख्या इतना दिया है, दूसरी संख्या। सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है आपका, पहला संख्या इनटू दूसरा संख्या। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। पहला संख्या इनटू दूसरा संख्या इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, मैथमेटिक्स का लेक्चर यहाँ पे बताया गया है, जाके वहाँ पे देख भी सकते हैं। मैथमेटिक्स रीजनिंग, रीजनिंग कंप्लीट आपको 4-5 घंटे में रिवीजन कराया गया है, जाके देख लेंगे। रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, केवल प्रॉब्लम आएगा तो आपके प्रैक्टिस की वजह से। देखिए N1 यहाँ पे दिया है, नंबर 1, ठीक है। एक संख्या 36 दिया है, ठीक है, तो हम लोग N1 की जगह पे 36 रखें। N2 ही तो अपने को निकालना है। अच्छा, दूसरी बात, एलसीएम और एचसीएफ कितना है, 12 और 144। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 12 इंटू 144 लिख दीजिए। बस N2 निकालना है, यहाँ से ये जाएगा, डिवाइड होगा, डिवाइड हो गया 36, 12 से 3 36, ये 3 से देखे तो 3 4 से 12, 3 8 24, कितना 48 आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, 48 बन जाएगा। ठीक है, अगला देखे, निम्नलिखित युगों में से किसमें वही संबंध है जो जी जे का क्यू यू के बीच में है। तो सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना होगा ये जो जी और जे है, ठीक है, ये क्यू यू में क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, एक मैं तरीका पिछले लेक्चर में ही बता दिया था कि आप ABCD लिख लेंगे, ठीक है, और नंबरिंग कर लेंगे, वैसे बनाएंगे। दूसरा नहीं तो आपको याद है तभी बना सकते हैं, ठीक है। तो तरीका मैं बता चुका हूँ, उस तरीका से आप इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। जी और जे में देखें तो GHI J, यानी +3 करने पे आ रहा है, ठीक है। क्यू यू में संबंध देखें थोड़ा हम, यहाँ पे क्यू के बाद RST फिर यू, ठीक है, तो चौथे नंबर पे आ रहा है यू +4। अब देखिए, एक तो अपने को पता चल गया कि +3 है +4 है, तो आप ऑप्शन में ऐसे करके देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बी और सी दिया हुआ है, ठीक है, तो बी के बाद तुरंत सी है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। +3 वाली बात इसमें नहीं आ रही है। ये बी है, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। DH है, तो DEF, देखिए ए होता है BCDEFGH, ठीक है। तो यहाँ पे डी के बाद ये देखिए चौथा पे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डी जो है ABC और उसके बाद तीसरे पे आ जा रहा है। अब ऐसे एलिमिनेट करके भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन सी ही बनेगा, ठीक है। बाकी एक और इसमें जो है रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, वो क्या दिख रहा है आपको, तो जी में प्लस अगर 10 ऐड करेंगे तो क्यू आएगा, और जे में अगर आप +11 ऐड करेंगे तो आपको यू दिखेगा, ठीक है। तो वैसे आप देखेंगे तो इसमें यही रिलेशन आपको दिखता हुआ दिखेगा। चलिए आगे देखते हैं। अधोलिखित जो है कूट संकेतों में सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को पूरा करना है। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। MTWT, एम क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो थर्सडे के बाद क्या आता है आपका, फ्राइडे आता है, ठीक है। फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे, उसके बाद संडे आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, दो अमेरिकी जा रहे थे, ठीक है, दो अमेरिकी थे जा रहे थे, एक दूसरे के बेटे का पिता था, उन दोनों में क्या संबंध है। ठीक है, दो लोग जा रहे थे मान लीजिए, इसमें बता रहा है कि एक जो है वो दूसरे के, दूसरा का बेटा का पिता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये जो है पहला देख लेते हैं, ठीक है। ये पहला है व्यक्ति को, ये और ये दूसरा व्यक्ति है। बताया जा रहा है कि एक जो है, ए को ही मान लेते हैं, दूसरे के बेटे का पिता है, तो इसका बेटा, चलिए इसका बेटा हो जाएगा, और इसका ये पिता है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, क्या हो जाएगा, पति पत्नी का ही रिलेशन हो जाएगा, ऑप्शन डी ही बनेगा, ठीक है। आसान सा प्रश्न था। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 103। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक पिता का उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है, माता की उम्र उस पुत्र की उम्र की 8 गुनी है, पिता और माता की उम्र का योगफल दिया है, पुत्र का उम्र बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अब यहाँ पे जो है एक तो सामान्य सा तरीका है, इसको एज्यूम कर ले, ठीक है। देखिए अब एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि पुत्र का उम्र कितना है, पुत्र का उम्र एज्यूम कर लेते हैं X। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पिता का उम्र क्या हो जाएगा आपका
9 गुना है, तो पिता यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 9x हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। माता का उम्र क्या हो जाएगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू जो है क्वेश्चन 8x हो जाएगा, 8 गुना बताया है बस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही बता रहा है आपको कि पिता और माता का योगफल कितना है, 51 है, तो जोड़ दे पिता और माता को। तो पिता और माता को जोड़ेंगे तो 9x प्लस 8x इजकल टू कितना हो जाएगा, 51। 9 8 कितना होता है, 17, 17x इजकल टू 51। तो x इजकल टू कितना आ गया, यहाँ से 3 आ गया, 17 3 51 होता है। x का वैल्यू मिल गया, ठीक है। यहाँ पे जो है x का वैल्यू मिल गया, तो x का वैल्यू ही तो निकालना है पुत्र का उम्र, तो पुत्र का उम्र कितना निकल गया, 3 वर्ष निकल गया, ऑप्शन डी ही हो जाएगा। बाकी यहाँ से पिता का उम्र बताना होता, बता पाते आप, कोई दिक्कत नहीं, 9 में 3 से गुना कर देते, कितना आ जाता पिता का उम्र, 27। माता का पूछा जाता, 8 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते, कितना हो जाता, 24। अधोलिखित सारणी में लुप्त संख्या बताना है। अब ये थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, यदि तुरंत चमक गया आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चमका थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो ऐसा प्रश्न यदि आपके एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व नहीं होता है तो इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ के और आगे बढ़ें, ठीक है। अगर हो जाता है तो अच्छा बात, चलिए चेक करते हैं हम लोग। देखिए इसको क्या बोलते हैं, रो, ये रो होता है, और ये क्या होता है आपका कॉलम, ठीक है। तो ये इसमें 3 कॉलम दिया है, रो कितना है जी यहाँ पे, तो रो यहाँ पे 4 है टोटल। अब देखते हैं हम लोग रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन करके हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप जो है यहाँ पे निकालते हैं। पहले हम लोग कॉलम ऑपरेशन करते हैं, 5 3 8, 8 7 15, 15 6 कितना होता है आपका, ये 21। दूसरा देखते हैं, ये 17 21, तो यहाँ पे तो ऐड करने पे तो आएगा नहीं, तो क्लियर हो गया कि चलिए कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, रो ऑपरेशन लगाते हैं। 17 5 आपका 22, 22 और 9 कितना हो गया, 31, ठीक है। अभी देखते हैं 21 3 24, 24 7 31 ही हो गया, चलिए तो आ गया। इसको भी चेक कर लेते हैं, 16 सात आपका ये 23 8 31, चलिए यानी तीनों को ऐड करके है, तो बस तीनों को ऐड करने पे 31 आ रहा है, यहाँ पे दोनों को जोड़े कितना हो गया, 16। तो तीसरा क्या आ जाएगा, 31 माइनस 16। सिंपल सा, सिंपल सा बात ये है कहानी यहाँ पे। देखिए 6 प्लस 10 अब प्लस तीसरा पता नहीं अपने को, एक्स लिख देते हैं, इजकल टू क्या होता है, 31 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 31 माइनस 16, 11 में से 6 गया 5, आंसर क्या आ गया, 15। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 105। एक डायरेक्शन का ये प्रश्न है यहाँ पे। कृष्णा अपने घर से 1 किलोमीटर पूरब की ओर, चलिए अब इसमें तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग हॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, डायरेक्शन ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। अब देखिए अपने घर से, इसका मान लेते हैं घर यहाँ पे है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, पूरब तो यही है, चलिए पूरब चला देते हैं, 1 किलोमीटर चल गया, 1 किलोमीटर पूरब। पुनः 1 किलोमीटर उत्तर चलता है। अब यहाँ से उत्तर कौन सा डायरेक्शन होगा, उत्तर तो ऊपर ही होगा, देखिए ये उत्तर है ऊपर, यहाँ से उत्तर चला देते हैं, कितना चलता है, 1 किलोमीटर चल दिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। पुनः 2 किलोमीटर पूरब चलता है, 2 किलोमीटर पूरब किधर हो जाएगा, इधर, फिर से ये इधर चल दिया 2 किलोमीटर, चलिए ओके ठीक है। फिर उसके बाद 3 किलोमीटर दक्षिण और 3 किलोमीटर पश्चिम, तो यहाँ से दक्षिण कौन सा होगा, 3 किलोमीटर, तो देखिए एक चला है तो 3 नीचे ही आएगा, ठीक है। 3 किलोमीटर दक्षिण आ गया, चलिए 3 हो गया ये, तो यहाँ तो एक था तो ये नीचे 2 ही चला होगा। और देखिए 3 किलोमीटर दक्षिण और 3 किलोमीटर पश्चिम चलता है, अब यहाँ से पश्चिम जाएगा तो किधर जाएगा, इधर ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पश्चिम जाके यहाँ पे ये पहुंच गया, ठीक है। क्लियर दिख गया आपको। चलिए अगर आप लोग को नहीं दिखा होगा यहाँ पे, मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। ये जो हो गया आपका डायरेक्शन हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। इनिशियल में उसको चलना था जो है पूरब, कितना, 1 किलोमीटर, मान लेते हैं यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। 1 किलोमीटर ये हो गया। इसके बाद एक कहाँ चल रहा था, तो पूरब के बाद ये चल रहा था आपका 1 किलोमीटर पूरब, पुनः 1 किलोमीटर उत्तर, ठीक है। आप लोग मेरे साथ सॉल्व भी कर सकते हैं, जिनको आता है वो सॉल्व करते रहें। 1 किलोमीटर ये उत्तर हो गया, चलिए तो एक यहाँ पे भी लिख देते हैं। फिर इसके बाद बता रहा है कि 2 किलोमीटर पूरब, चलिए तो 2 किलोमीटर पूरब यहाँ से चला देते हैं, तो ये 2 किलोमीटर पूरब चल दिया, ठीक है। चलिए ये हो गया 2, ठीक। अब जो है नेक्स्ट दिया है कि 3 किलोमीटर दक्षिण, तो चलिए 3 किलोमीटर दक्षिण चलाते हैं। ये तो 1 किलोमीटर चल दिया क्योंकि एक ही है, और 3 चलाएंगे तो कुछ नीचा यहाँ पे आ जाएगा, चलिए 3 मान लेते हैं, यहाँ पे आ गया, ये 3 किलोमीटर हो गया। फिर इसके बाद पश्चिम जा रहा है, कितना हो, पश्चिम जा रहा है आपको 3 किलोमीटर ही,
ठीक है, तो 3 किलोमीटर जाएगा तो यहीं पे तो आएगा, क्योंकि ये पहले से 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पहुँच गया। पूछा है क्या क्वेश्चन, तो ये देखिए, ये इसका जो है इनिशियल पॉइंट हो गया और ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। उसे अपने घर पहुंचने के लिए अब किस दिशा में कितना चलना होगा। क्लियर बात है भाई, यहाँ पे है, इसको किस दिशा में चलना होगा, तो नॉर्थ में चलना होगा। कितना चलना होगा, तो देखिए ये कितना है आपका, 1 किलोमीटर है, और ये टोटल 3 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2 ही आ जाएगा। तो 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चलना होगा, 2 किलोमीटर उत्तर डायरेक्शन में चलना होगा। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा, 2 किलोमीटर उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वथा भिन्न को चुनिए, यहाँ पे अलग बताना है, ऑड कौन सा है। अंगूठी है, चूड़ी है, टायर है, प्लेट है। ठीक है, आंसर डी ही हो जाएगा, प्लेट। देखिए यहाँ पे अंगूठी हो गया, चूड़ी हो गया, टायर। ठीक है, प्लेट जो है देखेंगे तो ये छल्लानुमा नहीं होता है, बाकी सारा छल्लानुमा होता है। ठीक है, तो रिंग होता है सारे में, इसमें रिंग नहीं होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 107। किसी घड़ी में 3:12 से 6 बजे तक समय में बदलने में घंटे की सुई कितना अंश घूम जाएगी, कितने डिग्री घूम जाएगी, ये पूछा गया। अब देखिए कोई घड़ी हो गई है, ठीक है, और ये घड़ी में आपको पता है, मान लेते हैं 12, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे आपको 3 हो जाएगा, और ये आपको 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 आ गया आपका, ये 7, और यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, और यहाँ पे 11। देखिए इसको आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग को समझ में नहीं आएगा डायरेक्टली अगर बना दिया जाएगा तो देखिए यहाँ पे 3:12 हो रहा है। 3 बजे का कुछ मान लीजिए, तो 3 बजे कुछ सुई यहीं पे होगा आपका। अब 12 मिनट हो रहा होगा तो कुछ जो है, अगर मिनट वाला सुई देखेंगे तो मिनट वाला कुछ सुई यहाँ पे होगा आपका, लगभग थोड़ा सा 2 से नीचे। ठीक, अब कितना बजाना है, 6 बजे। भाई 6 जब बजेगा अपना, तो चलिए इसको अलग कलर से ले लेते हैं, ब्लैक से। 6 बजेगा तो कुछ तो 6 पे दिखेगा ये घंटे का सुई, और ये 12 पे दिखेगा मिनट का सुई, तभी 6 बजेगा। तो यानी आपको यहाँ पे पूछा क्या गया है प्रश्न में, ये ध्यान दे पहले। ये घंटे की सुई कितना घूमती है, घंटे की सुई पहले कहाँ पे है जी, यहाँ पे है। अब कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। यही एंगल आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब देख के तो पता नहीं चलेगा कितना है, ये 90 है, 99 है, तो इसको बनाना पड़ेगा। सिंपल सा बात है, आपको पता है कि घंटे का सुई 1 घंटे में कितना घूमती है। तो देखिए 12 से अगर, देखिए टोटल जो है ये 12 घंटा है। आपको पता है किसी भी पॉइंट पर कितना एंगल बनता है, 360 का। तो 12 घंटे में 360 से डिवाइड करेंगे, यानी ये 30 डिग्री। ये तो क्लियर है, आप सभी को पता है कि 1 घंटे में जो है 30 का एंगल बनाएगा। 1 घंटे में कितना का एंगल बनाएगा, 30 का एंगल बनाएगा। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ये तो 30 का एंगल यहीं पे बन जाएगा आपको, 30 का एंगल यहाँ पे बनेगा, और 30 का एंगल यहाँ पे बनेगा, 60 तो बन गया। अब आपको बताना है कि ये वाला एंगल कितना है, और ये पता चल जाए तो काम हो जाए। ठीक है, अब देखिए तो इतना क्लियर हो गया ना कि 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है। देखिए इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे, कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप सॉल्व करने के हालात में रहेंगे। ठीक है, तो 30 डिग्री का कोर बनाएगा 1 घंटा में। तो घंटे का सुई जो है 1 मिनट में कितना घूमेगा, 1 मिनट में कितना घूमेगा। अगर मान लीजिए 30 डिग्री बना रहा है पूरे जो है 1 घंटे में, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा आपका, तो 30/60, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट ही होता है, यानी हाफ डिग्री। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, तो 1 मिनट में जो है हाफ डिग्री का एंगल बनाएगा। अब प्रश्न है कि 3:12 हो रहा है। ठीक है, तो 3:12 से 6 बजे तक जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले 12 मिनट का निकाल ले, 12 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, तो 1/2 × 12 कितना एंगल हो गया जी, 6 डिग्री हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटे में कितना एंगल बनेगा टोटल, 3 घंटे में, तो 3 घंटे में एंगल तो 90 डिग्री बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर पूरे पूरे अगर 3 से 6 रहता तो 90 का एंगल बन जाता। ठीक है, लेकिन 12 मिनट हो गया है, तो ये 6 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा ना। ठीक है, क्लियर है। चलिए, यहाँ पे मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, ये आपका घड़ी हो गया। ठीक है, ये आपका घंटे का जो सुई है। ठीक है, ये घंटे का सुई यहाँ से यहाँ तक आने में कितना का एंगल बनेगा, 360 का। तो क्लियरली है, 1 घंटा में कितना एंगल बनेगा आपका, 30 डिग्री बनेगा। तो 1 मिनट में अगर मैं पूछ दूँ तो आप बता सकते हैं ना, 30/60 हाफ डिग्री हो जाएगा। अच्छा, मेरे को पता है कि 3 से 6 जाना है, अगर 3 से 6 जाना रहता कोई दिक्कत नहीं है, 3 घंटा आंसर कर देते, 3 में 30 से मल्टीप्लाई करके 90, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने को बताना है 3:12, तो 12 मिनट तो एक्स्ट्रा हो चुका है ना, तो 12 मिनट में कितना हो गया, 6 डिग्री। तो 90 - 6 कितना हो गया, 84। आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपका,
ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। बाकी नहीं समझे होंगे तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हमारा पर्पस होता है एक सिखाना आपको। ठीक है, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो आप कुछ सीख के जाएं। डायरेक्टली आऊँ मैं बता दूं कि आप सॉल्व कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, वो अच्छा तरीका नहीं होगा। ठीक है, एक्स इजकल टू बी है, बी वाई इजकल टू ए है, तो एक्स वाई का वैल्यू। अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, इसको सॉल्व करें आप लोग, जो लोग कर सकते हैं, जो लोग नहीं कर सकते हैं यहाँ पे ध्यान दें। एक्स इजकल टू क्या है आपका, बी है, और यहाँ पे दिया है बी वाई इजकल टू ए दिया है। लेकिन यहाँ पे आपको ए का वैल्यू अगर पुट कर दें हम लोग यहाँ पे बी वाई के फॉर्म में अगर ला दें तो अपना आंसर आ जाएगा। चलिए तो इसको बनाते हैं। मुश्किल प्रश्न नहीं है। देखिए, ए एक्स इजकल टू तो बी दिया है आपके प्रश्न में, तो ये इजकल टू आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बी का पावर 1/x लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत भी नहीं होगा इसमें लिखने में। चलिए, अब जो है प्रश्न में क्या दिया है, बी का पावर वाई इजकल टू क्या दिया है आपका, ए दिया है। तो ए की जगह पे वैल्यू रख दीजिए, तो ये बी का पावर वाई इजकल टू क्या हो जाएगा, बी का पावर 1/x। क्लियर है? अब देखिए, यदि बेस समान होगा तो घात भी क्या होगा आपका, सेम होगा। तो यहाँ पे y इजकल टू क्या आ जाएगा, 1/x। इसका मतलब ये एक्स वाई इजकल टू कितना आ गया, एक आ गया। ठीक है, तब देख लेते हैं ऑप्शन, एक्स वाई इजकल टू कितना हो जाएगा, 1। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। तो ये मैथमेटिक्स रीजनिंग वगैरह का प्रश्न था, थोड़ा सा वक्त तो इसमें लगता ही है। निम्नलिखित जो है परितंत्रों में से किस एक का उत्पादकता, ठीक है, उत्पादकता जो है सर्वाधिक है इसमें। देखिए, यहाँ पे जो है उत्पादन नहीं पूछा गया है, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी पूछा गया है। यह मैंग्रोव है, महासागर है, घास स्थल है, झील है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। मैंग्रोव का सबसे ज़्यादा होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, एक जो है मैंग्रोव वन में देखेंगे तो नदियाँ अपनी जो नीचे जाके जहाँ डेल्टा बनाती है, ठीक है, तो उसका उत्पादकता जो है सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो मैंग्रोव हो गया, घास स्थल हो गया, झील, महासागर, ये सब जो है आपको यहाँ पर उत्पादकता जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें किसका, तो मैंग्रोव का। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 110। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का स्थापना कब हुआ था? ये तो आसान सा प्रश्न है। साक्षरता मिशन 1928 में, 88 में 5 मई को आया था। ठीक है, उद्देश्य इसका यही था आपका कि 2007 तक, उद्देश्य था कि 2007 तक 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के उत्पादन और पुनरुत्पादन समूह के निरक्षर लोगों को व्यवहारिक साक्षरता देना। ठीक है, 15% साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 15 से 35 वर्ष के लोगों को साक्षर बनाने का बात था। निम्नलिखित कथनों में असत्य कौन सा है? यूपी स्पेशल आपका हो गया प्रश्न। उत्तर प्रदेश में सिंचाई नलकूप के माध्यम से की जाती है। प्रदेश में इसका प्रयोग 1930 में सर्वप्रथम सहारनपुर से किया गया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ दिया है कि सर्वाधिक सिंचाई जो है नलकूप के माध्यम से की जाती है, पहला। अच्छा, यहाँ पे असत्य बताना है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो सर्वाधिक सिंचाई जो है नलकूप के माध्यम से, लगभग 80% सिंचाई इसी माध्यम से की जाती है, ये तो सही है। इसका प्रयोग 1930 में सर्वप्रथम जो है ये कहाँ, सहारनपुर, सहारनपुर से नहीं मेरठ से किया गया था। ये गलत है, इसमें गलत ही ढूंढना था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मार्कोशुर एक मुक्त व्यापार संगठन है जो किससे संबंधित है? ये जो संबंधित है आपका, इसका स्थापना 1991 में हुआ था, और ये दक्षिणी अमेरिका से संबंधित है। गोमती नदी किस स्थान पे गंगा नदी में जाके मिल जाती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आप लोग सही किए होंगे, गाजीपुर ही है। तो गंगा में जो है ये गोमती नदी गाजीपुर में जाके मिल जाती है। चलिए अगला देखते हैं। नॉन फायर प्लास्टिक क्ले उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये जो है मकरी और खो क्षेत्र है, मिर्जापुर, सोनराई क्षेत्र ललितपुर में, बीकमपुर, कजराई आंसर करें। सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे ये मिर्जापुर का क्षेत्र जो है, मकरी खो क्षेत्र, बांसी क्षेत्र, यहाँ पे नॉन फायर प्लास्टिक क्ले यहाँ पे पाया जाता है। जबकि सोनराई क्षेत्र ललितपुर वाला है, यहाँ पे तांबा देखने को मिलता है। विकमपुर क्षेत्र जो है ललितपुर, यहाँ पे सोना, और कजराहट क्षेत्र सोनभद्र, यहाँ पे जो है डोलामाइट। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई थी कब? तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, 2009 में की गई थी। ये सब आप लोग पढ़ लेंगे, आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 116 देखते हैं।
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि संबंध क्षेत्र में नियोजित हैं? तो ये भी 2011 का रिपोर्ट यहाँ पूछा गया है। तो लगभग 59.3% लोग जो है कृषि क्षेत्र में नियोजित थे। ठीक है, इसमें भी देखेंगे तो 29% कृषि और 30.3% कृषि श्रमिक थे। तो टोटल मिलाकर 59%। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ये जो है राज्य का पूछा है निवेश प्रोत्साहन, तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी अवस्थित कहाँ पे है? तो ये क्वेश्चन शायद किए थे हम लोग, ये बनारसी में है। सुमेलित करने में इसी टेस्ट सीरीज में हम लोग किए थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? बनारसी में। स्थापना 1994 में हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से एक की जनसंख्या 10 की वृद्धि सबसे ज्यादा है। तो देखिए सब हम पढ़ा चुके हैं यूपी स्पेशल में, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है 10 की वृद्धि में दादर नगर हवेली। ठीक है, यहाँ पे राज्यों में पूछा गया है तो सबसे ज़्यादा इस पे जो है दादर नगर हवेली, केंद्र शासित प्रदेश राज्य दोनों का डाटा है मिला के। ठीक है, दादर नगर हवेली में जो है 10 की वृद्धि कितना देखने को मिला था? लगभग 55%, 55.9। मेघालय में देखेंगे तो यहाँ भी ज़्यादा रहा था, 27.9 के करीब में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो ये 20.2% के करीब, और अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पे 26%। तो सबसे ज़्यादा इसमें दादर नगर हवेली ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सोनभद्र में नहीं पाई जाती है? पहरिया, सहरिया, बैगा या खरवार? तो ये जो है सहरिया। ठीक है, पहरिया, बैगा, खरवार तो ये सोनभद्र में, लेकिन ये सहरिया जनजाति जो है ललितपुर वगैरह में आपको देखने को मिलती है। अभी करंट अफेयर का प्रश्न है, अप्रैल 2023 में किस देश के द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन किया गया है? तो ये भारत में ही किया गया। ठीक है, जो बिल्ली की प्रजाति होती है, जैसे इसमें देखेंगे तो बाघ हो गया, शेर, तेंदुआ, चीता, जगुआर, हिम तेंदुआ। ठीक है, ये सब जो है 7 प्रकार का बिग कैट संरक्षण है। तो 2023 में भारत में बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए, सारा अप्रैल का ही न्यूज है। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया? तो ये जो है आपका फिनलैंड 31वां सदस्य बना था नाटो का। ठीक है, नाटो का स्थापना जो है आपको हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स ब्लेज जो है बेल्जियम में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 123। करेंट अफेयर का प्रश्न है, अप्रैल का है सारा। ठीक है, 2023 वाला। क्रिस्टलिना कोच मिशन आर्टेमिस सेकंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है, वो किस देश की निवासी है? ठीक है, यूके, यूएसए, फ्रांस, तो यूएसए की निवासी है। अगला देखिए, किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य के किविथु गांव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया था? तो वाइब्रेंट जो है विलेज प्रोग्राम, आसान सा प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया गया था। वर्ल्ड ट्री रिच सिटी 2023 में भारत के किस शहर को शामिल किया गया था? ठीक है, तो ये मुंबई को। ठीक है, 2023 का पूछा है। तो वर्ल्ड ट्री रिच सिटी में भारत के मुंबई शहर को शामिल किया गया था। अगला देखिए, हाल ही में देश के पहले पीएम मित्र पार्क की स्थापना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर पीएम मित्र के लिए? तो ये तमिलनाडु। ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा जो है डिटेल में हुआ था, तमिलनाडु के साथ किया गया था। आगे देखते हैं, 127 2000 अप्रैल 2023 में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी भारतीय बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस सम्मेलन में किया गया था, ये पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर आप लोग कर लिए होंगे। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, वाशिंगटन यूएसए में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है? शाहरुख खान को ही मिला है। चलिए प्रश्न संख्या 129 देखते हैं, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को यूएनएससी का अध्यक्ष सौंपा गया है? ठीक है, यूएनएससी। ठीक है, तो ये जो है आपको रूस को। ठीक है, यूएनएससी यानी आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मध्य खेली गई पुरुषों के टी20 श्रृंखला में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर बन गई? ये थी किम कॉटन। ठीक है, अगला देखते हैं, किम कॉटन जो पहली ये श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मध्य जो खेला गया था एम्पायर बन गई।
और ये पूछा जा सकता है कि किम कॉर्डन कहाँ के निवासी हैं, तो न्यूजीलैंड की भी बात ध्यान रखेंगे। कोप इंडिया 2023 नामक वायुसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया? ये भारत और अमेरिका के बीच किया गया। अगला है अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा टीबी स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया था। इसका आखिर उद्देश्य क्या था? नेशनल पेंशन प्रणाली को लेकर समीक्षा करना, हिंडनबर्ग मामले, उच्च शिक्षण अधिग्रहण। देखिए हिंडनबर्ग मामला का चर्चा तो हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, नेशनल जो है पेंशन प्रणाली। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 133। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित मध्य अफ्रीकी देशों में से किसने क्रिप्टो फार्मो लाइसेंस देने का पहल की शुरुआत की? तो ये कौन हो जाएगा आपका? अल सल्वाडोर। निम्नलिखित में से किस देश के व्यापक पैमाने पर निवेश परियोजना का आमंत्रित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की गई? ठीक है, तो गोल्डन लाइसेंस पहल जो है ये कहाँ? बहरीन में। अप्रैल का ही ये घटना है फिर से 2023। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन कावेरी जो है ये नाइजीरिया, यमन या सूडान के लिए चलाया गया था ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान में जो ठीक है, ये पूछा गया ऑपरेशन कावेरी जो है किसके लिए शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, निम्नलिखित किस देश अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने हेतु भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस देश अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने हेतु भारत सरकार द्वारा? देखिए जो ये आंसर इसका बनेगा आपका यहाँ पे सूडान में जो हिंसा चल रहा था उसी को लेके नाइजीरिया से अपने नागरिक को सुरक्षित निकालने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, तो किस देश से अपने नागरिकों को सुरक्षित? नाइजीरिया, ऑप्शन ए बन जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे सूडान की वजह से नाइजीरिया में। ठीक है, अप्रैल 2023 में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों का बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? एससीओ का। तो ये तो नई दिल्ली में ही हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है? तो ये जो है 26 अप्रैल को। ठीक है, अगला देखते हैं, 26 अप्रैल 2023 को मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अप्रैल 2023 में किस ग्रह के विस्तृत अध्ययन हेतु यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा जूस मिशन प्रारंभ किया जाएगा? ठीक है, तो जूस मिशन बृहस्पति का अध्ययन करेगा। ठीक है, यूरोपीय यूनियन का ये मिशन है। नेक्स्ट है 2023 में कंबर पनीर थरचाई अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया, ये किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो तमिलनाडु से संबंधित है कम्बन पनीर थरचाई अंगूर। ठीक है, इसको जीआई टैग मिल गया, ये कम्बन घाटी में देखने को मिलता है। अप्रैल 2023 में भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित सिलिनेक्स 2023 ये क्या था आपको? वायुसेना का अभ्यास था, नौसेना का था। तो देखिए ये जो था आपका सिलिनेक्स ये नौसैनिक अभ्यास था। ठीक है, तो ऐसे में ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 140 प्रश्न फिनिश किए। ठीक है, तो ये लेक्चर थोड़ा सा आपको लेट से अपलोड हो रहा है। ठीक है, वजह ये है कि कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू आ गया था। बाकी चलिए आपके लिए काम हम करते रहेंगे। आप लेक्चर जो है अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। आर ओ के लिए बहुत बेहतर जो है कंटेंट हम जो है लेके आते रहेंगे आपके लिए। और बाकी आपका कोई फीडबैक होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, एक दो लोगों का डिमांड है कि दृष्टि का उनको मैगजीन चाहिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द जो है आपको दृष्टि का जो है करंट अफेयर का मैगजीन उपलब्ध कराने का। किसी के द्वारा कमेंट किया गया था, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, एक एक लोग का कमेंट देखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं जो भी आपका फीडबैक होगा। बाकी आर ओ के लिए आपको जो है स्पेशल कुछ सब्जेक्ट पे चाहते हैं डिस्कशन वगैरह, ठीक है, तो आप लोग कमेंट वगैरह में लिख सकते हैं। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।